कितनी सेल आती होगी मंथली? सभी प्लेटफॉर्म मिला के 3.5 से 4 CR के आसपास महीने की? महीने के। तो सेल के टाइम फ्लिपकार्ट में पहला ही सेल, तभी हमारा मेन प्रोडक्ट था वो पहले दिन ही जितना पड़ा था उतना बिक गया सारा। 8 दिन अकाउंट बंद हो गया 8 दिन फ्लिपकार्ट ने अकाउंट होल्ड पे डाल दिया कि आपने इतने प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं किए और कैंसिल हो गए। तो आपकी ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे कोई और सेलर आएगा, आपके रेटिंग रिव्यू को यूज करेगा और सारी सेल खा जाएगा। सारी सेल का मैं क्या नॉर्मल फैमिली से हूँ कि स्टार्टिंग आप समझो ना कि हीरो होंडा का CD100 आता था, आपको आइडिया हो तो वो लेके मैं 20 किलोमीटर दूर मेरी शॉप थी, उधर पे डेली अप डाउन कर रहा था। और प्रॉफिट ज्यादा किस में है? प्रॉफिट हम समझे तो दो कॉल नहीं आएगा, शायद कंपनी जल गया तो आग बुझने के बाद मेरे को कॉल करेगा कि ऐसा प्रॉब्लम आया, आप बेफिक्र हो, ज़्यादा माल का टेंशन नहीं है, बाकी मैंने संभाल लिया। अभी ये बिजनेस आपने कितने पैसों से शुरू करा? आप नहीं मानोगे। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ई कॉमर्स शो। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ऐसे इंसान से जिसने सिर्फ 10th पास करके बिना किसी डिग्री के, बिना किसी फंडिंग के राजकोट जैसे छोटे शहर से 35 करोड़ का ऑनलाइन ब्रांड बना लिया। तो सबसे पहले धवल भाई, हमारी ऑडियंस को बताओ अपने बारे में कि आपने ये कैसे शुरू करा, किस तरह से शुरू करा? मैं बिजनेस में आया, पहले तो मैं 10 तक ही पढ़ा हूँ, जो आपने वो ऑडियंस को बताया, और उसके बाद 2011 से मैं बिजनेस में आया। पहले मोबाइल शॉप था 2011 में, और 2018-19 तक मोबाइल शॉप कंटिन्यू रखा, और 2017 में मेरे को आइडिया आया कि भाई अभी हम जो मोबाइल शॉप कर रहे हैं तो ये 20-30 किलोमीटर से ही कस्टमर आ रहे हैं, पर मेरे को चाहिए था कि ऑल इंडिया से कस्टमर मेरे पास आए। तो इसलिए बाद में मैं ये रिसर्च में लगा और ई कॉमर्स का मालूम पड़ा कि भाई इधर ये प्लेटफॉर्म पे जाके हम ऑल इंडिया में सेल कर सकते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। तो बाद में उधर से स्टार्ट किया 2017 में मोबाइल एसेसरीज। पर मोबाइल एसेसरीज में इश्यू वही आया कि रिटर्न उसमें ज़्यादा था उस टाइम, तो उस वजह से 6 महीना चला के हमने वो क्लोज़ किया। बाद में 2019 आया, तो 2019 में मार्केट में मैं गया, उधर पे ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा कि हार्डवेयर प्रोडक्ट के शोरूम में देखा कि भाई इसका प्राइसिंग क्या है, वो सब है, और जो कोई शोरूम पे सारा डिज़ाइन नहीं मिल रहा था, इधर पे थे, कोई दूसरी जगह पे था। तो इसलिए बाद में पहले तो क्या गुजरात में मैन्युफैक्चर ज़्यादा है, ये सब के बाथरूम एसेसरीज है, डोर लॉक ले लो, मेन डोर हैंडल ले लो, फॉसेट ले लो, तो मैन्युफैक्चर उधर पे ज़्यादा है। तो मैन्युफैक्चर का कांटेक्ट किया कि भाई ये चीज़ मैं आपका प्रोडक्ट ये मेरे को ई कॉमर्स पे बेचना है, मेरे को आप जितना भी मैं मांगूँ वो आप रेडी करके मेरे को दे देना। तो उसमें ग्रुप में ही थे, तो 3 से 4 लोगों से बात करके उसका प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे लगाया, और उधर से ये स्टार्ट हुआ ग्लोक से ही। तो वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट करी है। हाँ, तो ये मोबाइल एसेसरीज का कब का टाइम की बात है, मतलब कब आपने शुरू करा था? 2017 में 6 महीने चला के वो बंद किया, वापस 2019 में मैंने ये बाथरूम एसेसरीज लगाया। तो 2017 में मोबाइल एसेसरीज स्टार्ट करी, फिर वो बंद करी, नहीं, फिर? हाँ, ई कॉमर्स पे 2017 पे मोबाइल एसेसरीज स्टार्ट करी, वो बंद करी, बाद में 1.5 साल कुछ नहीं किया। अच्छा, 6 महीने के बाद फिर हाँ, 1.5 साल स्टॉप लगा दिया। हाँ, स्टॉप लगा दिया। उसके बाद मेरे को ये कैटेगरी मिली कि इसमें रिटर्न कम आ सकता है, तो हमने इस पे स्टार्ट किया कि भाई बाथरूम एसेसरीज अभी और ब्रांड भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल उस टाइम नहीं थे, कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया तभी ज़्यादा ब्रांड नहीं थे, 3 से 4 ब्रांड थे, और 5वां 6ठा ब्रांड हमारा था। तो 1.5 साल तक करा क्या, मतलब उस टाइम पे? तभी ये मोबाइल एसेसरीज ही चला रहे थे और कैटेगरी ढूंढ रहे थे कि भाई अच्छा, कौन सी कैटेगरी हमको अच्छी मिले जो ई कॉमर्स पे हम बेच सके। ओके। तो फिर 2019 में आइडिया आया कि यार एक बार बाथरूम एसेसरीज हम्म करके देखते हैं। हम्म वेरी नाइस। तो फिर आपने फिर मतलब ट्रेडिंग करी उस शुरू में? हाँ, शुरू में ट्रेडिंग की, मार्केट से माल उठाया और ई कॉमर्स पे बेचा, और अभी फैक्ट्री जो की वो 2 साल पहले ही की हमने, तब तक हम मार्केट से माल उठाते थे और इधर पे सेल कर रहे थे। ओह, वेरी नाइस। तो फिर
मतलब ट्रेडिंग जब करते थे, फिर अभी हम्म, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे ये हैं। कब स्टार्ट करा? ये 2023-24 में। मतलब 23-24 में हाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली। हाँ अभी सब कुछ अकेले करते हो? हाँ, अभी मैं ही संभाल रहा हूँ सारा वेरी नाइस यार। चीज। तो अभी मतलब कितनी सेल आती होगी मंथली? मंथली फ्लिपकार्ट और अमेजोन दिन सभी प्लेटफॉर्म मिला के 3.5 से 4 CR के आसपास महीने की? महीने की। 3.5-4 करोड़ की मंथली सेल गाइस। मतलब राजकोट जैसी जगह से किसी इंसान ने शुरू करा, और आप सोचो कि 3.5-4 करोड़ की मंथली सेल लाना इज़ नॉट अ जोक। मतलब साल का लगभग लगा लो 36 से 48 करोड़ का सेल आ रहा है। बड़ी बात है। शुरुआत में कैसा रहा, मतलब किस तरह से रहा शुरू में आपका? शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आया कि भाई मैन्युफैक्चर पे जब सेल के टाइम था, पहले साल की मैं बात करूँ तो सेल टाइम वो सब कैसा फ्लो आएगा वो मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई किस तरह से ये चल रहा। तो तभी पहली बार हमने स्टार्ट किया, तभी मैन्युफैक्चर को हमने सेल का आइडिया ही नहीं था, इसलिए जो लिमिटेड क्वांटिटी हम ऑर्डर दे रहे थे वही हम चला रहे थे, ठीक है। तो सेल के टाइम जब बीबीडी आया फ्लिपकार्ट में पहला ही सेल, तभी हमारा मेन प्रोडक्ट था वो पहले दिन ही जितना पड़ा था उतना बिक गया सारा? सारा। क्या बात हाँ, कर रहे हो? उसके बाद जब मैन्युफैक्चर से बात किया भाई अभी भी ये मेरा 40 से 50 ऑर्डर पेंडिंग है, तू मेरे को अर्जेंट बना के दे। बट मैन्युफैक्चर प्रोसेस में 5 से 6 दिन लगते हैं, तो वो मेरे को मिला नहीं और मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ। उस वजह से 7 से 8 दिन मेरा अकाउंट ही बंद रहा। ओ तेरे की, 8 दिन अकाउंट बंद हो गया 8 दिन फ्लिपकार्ट पे? फ्लिपकार्ट ने अकाउंट होल्ड पे डाल दिया कि आपने इतने प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं किए और कैंसिल हुए हैं, उसकी वजह से ये हम होल्ड पे डाल रहे हैं। और 8 दिन जाके वो एक तब तक सेल चली गई थी, पर हाँ। 8 दिन जाके वो, और उसके बाद ये गलती कभी नहीं की कि भाई कम स्टॉक रखना ही नहीं है, इसमें 10 गुना 8 गुना सेल में सेल के टाइम सेल आ सकता है। तो पहली गलती तो उधर पे हुई थी। हाँ, शुरू में मतलब पता नहीं था कि कितनी हाँ, सेल आ सकती है। कितनी सेल आ सकती है। तो उस टाइम पे खुशी तो बहुत हुई होगी कि यार एकदम मतलब सब बिक गया, एक मतलब एक जगह पे खुशी थी और एक जगह पे दुख था, दोनों साथ में था। कि यार और ऑर्डर आ सकते थे, अकाउंट बंद हो गया, ये हो गया। अकाउंट बंद हो गया वो सब बाद में। फ्लिपकार्ट में बहुत टिकट डाला, ये किया, पर किधर से सॉल्यूशन नहीं, उसकी जो पॉलिसी है उस पे ही चला। तो फिर उसके बाद दिमाग में आया कि यार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में दिमाग में कैसे आया कि 3 साल पहले क्या होता था कि हमारा सेल इतना ग्रो हो गया था कि मैन्युफैक्चर टाइम पे हमको प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे, और दूसरा चीज़ क्वालिटी हर बार थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही थी, तो रिटर्न का इश्यू वो सब हो रहा था, सेम क्वालिटी नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमने तय किया कि भाई ये क्वालिटी हमको मेंटेन करने के लिए मैन्युफैक्चर हमारा ही करना पड़ेगा, इसलिए हमने वो मैन्युफैक्चर करने का सोचा, क्योंकि क्वालिटी मेन ज़रूरी थी ई कॉमर्स पे सेल करने के लिए। क्योंकि कस्टमर क्या है कि प्रोडक्ट देख नहीं सकता, उसको फोटो देख के ही प्रोडक्ट लेना है, तो क्वालिटी हमको वैसे ही देनी पड़ेगी। अब ये ग्लॉक्सी नाम जो आपके ब्रांड का नाम है, हम्म। ये नाम कैसे आया? कोई स्टोरी है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे स्टोरी नहीं है, बट स्टार्टिंग मुझे मालूम ही नहीं था कि ई कॉमर्स में बेचने के लिए कोई ब्रांड भी होता है, और ब्रांड किसे बोलते वो भी मेरे को मालूम नहीं था। तो बाद में सभी से कांटेक्ट किया, भाई ये मैपिंग हुआ, तभी मेरे मैपिंग हुआ था, तो सेल मेरा गिर गया था, तो सभी से पूछा ये मैपिंग हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्लिपकार्ट में टिकट डाला तो वो बोला ब्रांड सर्टिफिकेट चाहिए। अब ब्रांड क्या होता है वो मेरे को आइडिया नहीं था, इस वजह से मैंने ब्रांड वाले एजेंट को पकड़ा, भाई ये मेरा रजिस्टर करवाना है। तभी क्या है, हम नॉन ब्रांडेड बेच रहे थे, कुछ नाम नहीं था, वैसे ही सेल कर रहे थे। उसके बाद उसने मेरे को आइडिया भी नहीं था कि कैसे ब्रांड का नाम रखे, तो उसने आइडिया दिया कि आप ये इंग्लिश नाम कुछ रखो, वो बेटर रहेगा। तो उसने 4 से 5 नाम मेरे को भेजे, उसमें से एक नाम था ग्लोक्सी। तो हाँ। वो मेरे माइंड में बैठ गया कि ये ब्रांड का नाम ही रखना, और रजिस्टर करने के लिए दिया। उसके बाद जो सेल सारा हुआ वो ग्लोक्सी के नाम पे हुआ। सही है। मतलब वैसे सच में यही होता है, लोग ना मतलब ढूंढते रहते हैं कि ये ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम। मुझे ऐसा लगता है कि यार ब्रांड अगर बनाना है ना, तो
ब्रांड बनाने के लिए नाम मैटर नहीं करता, धंधा मैटर करता है। हाँ, धंधा मैटर करता जैसे गुजराती टिपिकल माइंडसेट होता है जैसा आपका है कि भाई धंधा इंपॉर्टेंट है, नाम तो बना लूंगा मैं कुछ भी। क्या अभी तो क्या है, सब सेलर को भी आइडिया आ गया, सब लोग को आइडिया आ गया कि ई कॉमर्स में बेचने के लिए ब्रांड जरूरी है। जब 2019 की मैं बात करूं तब ई कॉमर्स का किसी को नाम का भी आइडिया नहीं था कि ब्रांड भी उस जो मैं जिधर पे रहता हूँ ना उधर ई कॉमर्स का नाम भी नहीं था। तो उस तरह से ब्रांड भी ज़रूरी है, वैसा भी किसी को मालूम नहीं था। अभी तो जो भी नए बंदे आते हैं ना वो सामने से पूछते हैं, वे धवल भाई ब्रांड लेना है तो कोई एजेंट का नाम दो। तो वैसा हो गया कि अभी सबको आइडिया है, जब मैंने स्टार्ट किया तब कुछ आइडिया नहीं था, पोर्टल का भी आइडिया नहीं था, सिर्फ अकाउंट बनाना ऐसे है वो सब चेक किया और किया, उसके बाद लिस्टिंग ऐसे करना है बस। अभी देखिए तो आपने कहा कि मैपिंग हो जाती थी। हम्म अभी मैपिंग, मतलब मुझे तो 10 साल हो गए, ये हम्म। मैपिंग वैपिंग तो सब पता है, बट एक बार लोगों को बताओ ये मैपिंग होता क्या है। मैपिंग वही होता है जो हम कोई भी ब्रांड पे सेल कर रहे हैं उसका हमारे पास ब्रांड का रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न वो हमारा ब्रांड सिक्योर नहीं करता है, इसलिए कोई भी उस ब्रांड से वो प्रोडक्ट बेच सकता है। मान लो कि कोई नया सेलर आया उसके पास भी वो सेम प्रोडक्ट है, तो हमारा रिव्यू ये सब उसमें लैच हो जाता है और उसका 2 से 5 रुपया 10 रुपया आपसे कम रखे तो सारा ऑर्डर उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मैं सरल भाषा में समझूं हम्म तो आपकी ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे कोई और सेलर आएगा, हम्म आपके रेटिंग रिव्यू को यूज करेगा हम्म। और वहां के आके अपना ऑफर डाल देगा। राइट। आप 250 का बेच रहे हो तो वो 200 का डाल देगा और सारी सेल खा जाएगा। सारी सेल खा मतलब ब्रांड बना के आपने रबड़ी बनाई और चट कोई और कर गया। हाँ, तो वैसा होगा। तो ब्रांड बनाना इतना जरूरी है। जरूरी है। मतलब ट्रेडमार्क लेके रख लो, हाँ, 1-1.5 साल में मिल जाएगा, बट आज लोगे तो ब्रांड बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं। तो मैपिंग से अगर नहीं बचना और अगर लॉन्ग टर्म विजन चाहिए तो ट्रेडमार्क लेके चलो। कितनी कॉस्ट आती है ट्रेडमार्क लेने की? ट्रेडमार्क जब मैंने लिया था तब 11,500 के आसपास था, और अभी के लिए समझो तो उसी के आसपास है। बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास उतना लोड हो गया है कि अभी आप नॉर्मल में रखो यानी कि 11,500 में आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हो तो 3 साल के आसपास लग रहा है अभी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने ये स्टार्ट करा तो बाथरूम एसेसरीज ही क्यों चूज करी? भाई कपड़े हैं, जूते हैं, फैशन के अंदर परफ्यूम है, टॉयज है, हजारों कैटेगरी है, तो बाथरूम एसेसरीज ही क्यों? बाथरूम एसेसरीज इसलिए पहला चॉइस तो मेरा क्या है कि मेरे को वो लोकल में मिल जाएगा, जो हमारे उधर सोर्सिंग ज़्यादा है हार्डवेयर प्रोडक्ट के, तो वो मेरे को लोकल उधर से मिल जाएगा। और दूसरा रीज़न वो था कि रिटर्न इसमें बहुत कम थे, तो उधर पे मेरे को ज़्यादा फ़ायदा था कि रिटर्न कम है तो वो नुकसान कम होगा। ये ब्रांड ग्लॉक्सी आपने कब शुरू करा? ग्लॉक्सी 19 के बाद आप 6 से 7 महीना समझो। तो मतलब लगभग 2019 में कर लिया था। हाँ हाँ। तो जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं ऐसे ई कॉमर्स पे एक ब्रांड शुरू करने वाला हूँ, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? अभी मेरे घर में कैसा है कि कोई मैं पहले से ही बिजनेस में हूँ तो वो सब लोग को आइडिया है कि जो ये कर रहा है वो सही करता होगा, तो घर पे बात हुई थी बट उसमें उसको वैसा क्वेश्चन नहीं था कि आप चालू मत करो, वही बोल रहे थे आपको आपके तरफ से जो आगे बढ़ना है वो आप बढ़ो। तो इससे पहले भी बिजनेस में थे? 2011 से था मैं। ओके, तो तब क्या करते थे? मोबाइल शॉप थी ना। अच्छा, मोबाइल शॉप थी। हाँ, स्टार्टिंग से ही बात किया। मैं क्या नॉर्मल फैमिली से हूँ कि स्टार्टिंग आप समझो ना कि होंडा का हीरो होंडा का CD 100 आता था, हाँ। आपको आइडिया हो तो वो लेके मैं 20 किलोमीटर दूर मेरी शॉप थी उधर पे डेली अप डाउन कर रहा था, तो वैसी मेरी परिस्थिति थी। और अभी ये काम कर रहा हूँ तो उससे कहीं गुना बेटर हूँ। कई गुना नहीं, मैं कहता हूँ 100 गुना बेटर हो भाई। मतलब 40-45 करोड़ का सेल लेकर आ रहे हो, और मतलब ये, और मोबाइल की शॉप से एक इंसान जो 20 किलोमीटर डेली जा रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, होंडा की CT 100 से मोबाइल शॉप पे काम कर रहा है, और वो इंसान आज एक 35-40 करोड़ की सेल लेकर आ रहा है। और थोड़ा वो बहुत भी- फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। वो भी मैंने पुरानी ली थी कुछ 8 या 7 हज़ार रुपये के आसपास। 8,000 की पुरानी बाइक से काम करते थे भाई, 40 करोड़ की
साल का सेल कर रहा हूँ, छोटा मोटा नंबर थोड़ी ना है। तो बहुत फर्क है। मैं कहता हूँ इंसान मेहनत करता है तो भगवान बरकत देता है, देता है। नीयत साफ होनी ऊपर चाहिए। वाले की दया है, हम तो क्या, हम मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि देखो मेहनत हर कोई इंसान करता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि आप सही जगह मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हाँ, और सही टाइम पे मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और स्मार्ट वर्क कितना कर रहे हो। राइट। क्योंकि मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, हाँ, बट वो तो 40 करोड़ की सेल नहीं लेकर आता। सही है। तो आप सही जगह पे मेहनत करो, सही टाइम पे मेहनत करो, और गिव अप मत करो, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा। हो क्योंकि अगर जाएगा। आपकी बिजनेस की जर्नी देखो तो 2011 से स्टार्ट करा था, हम्म, 26 में बैठे हैं, 15 16 साल हो गए, 15 हाँ, साल की 15 बिजनेस की जर्नी है। तो करा आपने भले ही 17 से स्टार्ट, बट 6 साल का जो बिजनेस का माइंडसेट था, धंधे का माइंडसेट, वो भी तो था, वो भी तो एक तजुर्बा है ना, वो कौन गिनेगा? क्योंकि वहीं से तो सीखा है ना कि स्टाफ कैसे मेंटेन करना है, टीम कैसे मेंटेन करनी है। हारना नहीं है, परेशानी आएगी बट मैं हारूंगा नहीं, और हारना इज नॉट अ सॉल्यूशन। हर टाइम पे चैलेंज आते उसका हैं। सॉल्यूशन निकालना पड़ता है ना। हारेंगे तो वो क्लोज ही करना पड़ेगा, बट उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसी पे ही मैं काम करता हूँ। भाई ये प्रॉब्लम आया तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, और हारेंगे तो हमको ये बिजनेस क्लोज ही करना पड़ेगा। अभी शुरुआत के पहले 3-6 महीने कैसे थे? क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपने कभी नहीं सोचे थे? स्टार्टिंग में जो परेशानी थी, एक तो जो ब्रांड वाला पॉइंट बताया, बाद में अकाउंट वो 7 दिन के लिए होल्ड किया था, और जो था मेरा मोबाइल शॉप भी था और ये बिजनेस भी था, दोनों साथ में तभी चालू था। मैंने वैसा नहीं था कि मैं इसमें फुल टाइम चला गया। तो सुबह 8 बजे मोबाइल शॉप पे आता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पे जाता था, और 12-1 बजे तक जितने भी ऑर्डर आए वो सारा पैक करके वापस वो शॉप पे लाता था, और कुरियर बॉय उधर से ही ले जाता था। तो स्टार्टिंग के 100 से 150 ऑर्डर तक मैंने कंटिन्यूस वैसे चलाए कि रात को 2-3 बजे तक पैकिंग करो, सब माल जो मैन्युफैक्चर से आया है वो घर पे ले जाओ, उधर पे पैक करो रात में, और दिन में वो फिर मोबाइल शॉप पे आके उसको डिस्पैच करो। तो उसके बाद मैंने एक गोडाउन रखा, और तभी भी मैं फुल टाइम उधर पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तभी दुकान से गोडाउन तक वो जर्नी रही। और उसके बाद मेरे को लगा कि अभी वो बिजनेस ज़्यादा बेटर है, तभी मैं फुल टाइम मोबाइल शॉप छोड़ के उसमें ट्रांसफ़र हुआ। तो पूरे दिन की कितने टाइम काम करते थे, सुबह से लेकर रात तक, मतलब कितना? सुबह 8 बजे से आप समझ लो तो रात को 12-1 बजे तक, और सुबह वो स्टार्टिंग में 1 से 1.5 साल चला। सुबह 8 से रात के 12 बजे तक, मतलब लगभग 16 घंटे। 16 घंटे। तो मतलब इंसान सिर्फ सोने ही घर पे जा रहा है, 16 घंटे काम कर रहा है, दैट टू 1 से 1.5 साल तक। 8 से 1.5 तो साल। वो हसल, वो मेहनत, वो लोग नहीं देखते कि इंसान अब आज भी कोई समझेगा तो समझेगा कि यार 40-45 करोड़ की सेल लेकर आ रहा है, तो वो 40-45 करोड़ देखेंगे, बट 1.5 साल तक डेली 16 घंटे काम करना, और उस पर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी वो लगे रहना यार कि करना है, करना है। करना है, वो माइंडसेट, वो बड़ी बात है। और स्टार्टिंग क्या हुआ था, आपको आइडिया हो तो, ई कॉमर्स में क्लब फैक्ट्री भी आया था। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग क्लब फैक्ट्री में भी अकाउंट किया था। अब ये मत कहना कि क्लब फैक्ट्री बंद हो गई थी और मैं हो गया था परेशान, क्योंकि सबको हुई थी ये। मतलब मेरे को 10 साल हो गए जर्नी में ई कॉमर्स के अंदर, और ये सब ने ही झेला है कि क्लब फैक्ट्री रातों रात बंद हो गई, और वो परेशान हो गए कि मैं सारी इन्वेंट्री को कहाँ रखूं। वो भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम किधर पे था, एक तो मेरा फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ही मेरे पास पैसे ही नहीं थे उस टाइम की मैं बात कर, और ज़्यादा सेल क्लब फैक्ट्री से आ रही थी, और 1.5 लाख रुपये का क्लब फैक्ट्री से पेमेंट लेना था, और गवर्नमेंट ने बैन किया कि भाई आज रात से 12 बजे से ये सारे ऐप क्लोज होने वाला है। उसमें इसका भी नाम था। तो और कब फैक्ट्री को सारे सेलर को मैसेज आया कि जब इंडियन गवर्नमेंट हमको परमिशन देगी तब हम ये आपका पेमेंट रिलीज़ करेंगे, तब तक हम रिलीज़ नहीं करेंगे। तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा था कि आप समझो कि तभी पैसा नहीं है और 1,50,000 लेके वो चला गया, तब कैसा होगा। मतलब सेल अलग गई, हाँ। स्टॉक गोदाम में पड़ा हुआ है, हम्म, समझ नहीं आ रहा अब इसको बेचूं कहाँ पे, हाँ, और जो पैसे लेने हैं क्लब फैक्ट्री से वो अलग फंस गए। वो अलग फंस गया। अब पैसे लेने का सोचूं या जो इन्वेंट्री रखी है इसको कहाँ बेचूंगा ये सोचूं,
या फिर जो सेल आ रही थी वो चली गई, वो सोचूं? वो सोचो। तो ये 3 जगह से जो मार पड़ी है, तो ये समझ नहीं आ रहा वो वो दर्द किसको बताऊं? हाँ, वो स्टार्टिंग दर था। हाँ, वैसा तो नहीं था कि अभी हम सेटल है तो 2-3 लाख 5 लाख जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस टाइम तो स्टार्टिंग था कि भाई ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी थी। तो उस टाइम पे क्या आया कि यार मतलब ये जब बाद में माइंड में फिक्स कर लिया, अभी ये गवर्नमेंट इसको अप्रूव देने वाली नहीं है, पैसे आने वाले नहीं है, पर दूसरे पैसे कैसे बनाइए वो उस पे हम लग जाते हैं। तो बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म थे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उस पे ही वर्क करना कंटिन्यू रखा। तो मतलब ये गुजराती दिमाग में, मतलब ये सबके अंदर होती है क्या गुजराती के अंदर कि यार धंधा बनाना है? मतलब उस टाइम पे ये नहीं आया कि यार अमेजोन भी बंद हो जाएगा, फ्लिपकार्ट भी बंद हो जाएगा, तो मैं करूंगा क्या? वो नेगेटिव थॉट नहीं आए? नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं आए। जो नेगेटिव आए होते तो मैं आपके सामने आज नहीं बैठा होता। कमाल की बात कर दी कसम से, मतलब शब्द नहीं मेरे पास। मतलब बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, और आई थिंक यही एक फर्क है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में और एक जॉब माइंडसेट में। जॉब वाला माइंडसेट हमेशा स्टेबिलिटी और उस पे हाँ, जाता है कि यार कैसे मैं कल को जॉब चली गई तो क्या होगा, वो पैसे चले गए तो क्या होगा, सिक्योर रहना चाहता वो है। सिक्योर रहना चाहता है, वो कंफर्ट में रहना चाहता है। हम्म, और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है कि यार हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। एक चली गई कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लेता हूँ, दूसरी चली गई तीसरी ढूंढ लेता हूँ। वो हार नहीं मानता, राइट। वो रुकता नहीं है, वो भागता रहता है कि यार यहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा, दौड़ता रहता है लाइफ में। और शायद यही एक असली परिभाषा है एंटरप्रेन्योर की। लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े स्टार्टअप होने चाहिए, 20,000 करोड़ की कंपनी तो स्टार्टअप होता है। मैं कहता हूँ कि स्टार्टअप सब कुछ है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, दैट्स अ स्टार्टअप। इट डजेंट मीन कि 20,000 करोड़ का धंधा बनेगा तब भी स्टार्टअप बनेगा। स्टार्टअप सब कुछ है। इट्स ऑल अबाउट कि आप करने वाले बनो, हार मत मानो। अगर एक परेशानी आएगी तो दूसरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। मिलेगा। आपको बस ये देखना है कि कौन से दरवाजे पे दस्तक दूं जिससे मुझे उसका निवारण मिले, मुझे मिले। सॉल्यूशन मिले। क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने ही होता है, होता है जस्ट तो आप ढूंढ नहीं सकते, या ढूंढ राइट। मतलब सॉल्यूशन आपके सामने होता है, जस्ट आप ढूंढ नहीं पाते। तो अगर आप वो ढूंढना स्टार्ट कर दो तो सब कुछ आपके सामने है। वो कहते हैं ना, बंद कमरे में अगर जाओगे और अगर किसी ने कहा कि हरे रंग की लाइट ढूंढने, तो वो बंदा हरी रंग की लाइट ही ढूंढेगा, हम्म, वो ही नहीं ढूंढेगा कि अंधेरा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या देखना चाहते हो। अभी प्रोडक्ट खुद बनाते हो, हम्म। मतलब कहीं से ट्रेडिंग नहीं करते? नहीं, इसमें क्या है कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, जो टाइमली हमको मिल सके वैसा सारा हम बनाते हैं, और बाकी का 30 से 40% मार्केट से उठाते हैं। तो 30 से 40% वो ट्रेडिंग भी करते हो? वो भी वाइट लेबलिंग के साथ कि भाई आप जो भी, पहले हम उसका सैंपल मंगवाते हैं, पूरा क्वालिटी चेक करते हैं, और सेम इस तरह से आना चाहिए। जब उसका प्रोडक्ट आएगा तो स्टाफ सारा प्रोडक्ट चेक करेगा, उसके बाद डब्बे में डाल के कस्टमर को भेजेगा। तो अभी 30 से 40% ट्रेडिंग करते हो, बाकी 60% खुद बनाते हो। खुद बनाते हैं। तो 60% मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो। राइट। अभी ये जो 60% मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो, ये सेटअप कैसे किया, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या मुश्किलें आती है? मैन्युफैक्चरिंग में हम समझे तो बहुत सारी मुश्किलें है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनने में 20 पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पार्ट को ढूंढना, वो अलग अलग जगह पे मिलते, उससे लाना, उसके साथ डील करना, तो वो थोड़ी परेशानी ज़्यादा आती है। पर उसमें क्या हमने सेटअप किया है कि जो हमारे रिलेटिव में है, उसको ही मेन एक बंदे को बिठा दिया है कि भाई आपको ये पूरा मैन्युफैक्चर संभालना है और इस तरह से संभालना है, ताकि मैं उसमें ज़्यादा हेडक ना ले सकूं। अभी अगर 2026 में किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो कैसे करे? कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी है तो पहले उसके पास सेल होना चाहिए कि भाई ये मैं 5,000 पीस 4,000 पीस बेच सकता हूँ, तभी उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। और उसको सोर्सिंग, जो उसमें जितने भी पार्ट है वो पहले ढूंढने चाहिए कि किस जगह पे मिल रहे हैं, किस जगह पे नहीं मिल रहे हैं। तो उस तरह से वो सेटअप कर सकता है, बट उसके पास सेलिंग क्वांटिटी होनी चाहिए। जो कम सेलिंग क्वांटिटी होगी तो वो बाहर से ले ले, वही इजी रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हाई है। 10 से 15 लेबर रखने पड़ेंगे, मशीनरी लानी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट इन सेटअप वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अभी अगर किसी को बाथरूम एसेसरीज में मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो वो कैसे करेगा?
बाथरूम एसेसरीज में मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो 3 से 4 मशीन उसके आते हैं, जो जैसा प्रोडक्ट और उसको मोल्ड बनाना पड़ता है। मोल्ड यानी कि डाई होती है, जैसे शेप लेना। आप समझो ये है ना, ये स्टील का है, राइट, लोखंड का। तो ये जो शेप शेप लिया है उसने, तो उसके लिए एक डाई बनती है, मोल्ड बोलते हैं उसको। वो उसको बनाना पड़ेगा, और उस हिसाब से जितने भी ऐसे हो गए तो उस सब का एक मोल्ड बनता है। तो उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई है, तो वो बना के ही वो सारा सेटअप कर सकता है। अब अगर ये समझे इसको थोड़ा सरल भाषा में कि किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कितना सेटअप का कॉस्ट लगेगा? जैसा प्रोडक्ट अप्रोक्सली मिनिमम हम समझे तो जो रॉ मटेरियल निकाल दो तो 4 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाख में हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लग जाएगा? हाँ, बाथरूम एसेसरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 5 लाख के आसपास उसका स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाख में बाथरूम एसेसरीज की हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो? राइट। ये मशीनें कहाँ कहाँ मिलेगी? वो हमारे राजकोट में ही मिलती है, काफ़ी सारी इधर दिल्ली में मिलती है, बाकी बॉम्बे में मिल रही है। कुछ जगह बता सकते हो कि राजकोट में कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पे? राजकोट में विरानी आघात है, दिल्ली का मेरे को आइडिया नहीं है। और राजकोट में जो बहुत 3 से 4 इंडस्ट्रीज एरिया है, जैसे सापर वेरावल है, मेरा कंपनी है। और ये मेरा जो मैन्युफैक्चर 2 जगह पे है, विरानी आघात करके एक एरिया है, वो सब संस्कार एरिया है। 3 से 4 एरिया है जो मैं उसमें मशीनरी से लेके सारा चीज़ बनता है। ठीक है, वीरानी आगत करके, और संस्कार इंडस्ट्रीज एरिया है। संस्कारी इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ, और पटेल नगर है, पटेल नगर, लोठड़ा है, सापर वेरावल है। लौथेरा लौथेरा और सापरवेरा, ये सारे गुजरात के हैं। गुजरात के, और इधर राजकोट के ही है। राजकोट के। और दिल्ली में कहाँ कहाँ पे? दिल्ली का एरिया एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम है, बट ये इधर भी इंडस्ट्रीज एरिया बहुत बड़ा है, उधर पे ही सारा चीज़ आपको मिल सकता है। अभी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करे तो क्या उसे करना चाहिए शुरू में? स्टार्टिंग नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन है। उसके पास एक लेवल की सेल होनी चाहिए कि 20 से 25 लाख का मैं माल ये प्रोडक्ट का बेच रहा हूँ, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी चाहिए। तो शुरुआत ट्रेडिंग से ही करे, इधर से उठाए और इधर बेचे, बस बेचे। बेचने पे फोकस करे। बेचने जब में 20-25 लाख की सेल आ जाए तब वो सोचे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। राइट। तब वो लगाए कि 5-6 लाख रुपए का सेटअप का कॉस्ट लगाता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूँ। राइट। और प्रॉफिट ज़्यादा किस में है? प्रॉफिट हम समझे तो दोनों में इक्वल है। जो मान लो मैन्युफैक्चर है, उसके पास पूरा सेटअप है, जो क्वालिटी आपको बेटर मिल रही है, तो बनाना ज़रूरी नहीं है, तो उसके पास से ही लेके हमारा वाइट लेबलिंग करवा के ही सेल करना ज़रूरी है। बट इसमें प्रॉफिट भी तो कम होगा। प्रॉफिट आप समझो ना तो इक्वली हो जाता है। गोडाउन मेंटेनेंस, बाद में मशीनरी कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट आपका, मशीनरी कॉस्ट वो सब चलो ठीक है, पर रेंट पे जगह है तो 40-50 हज़ार किराया उसका। बाद में इन्वेस्टमेंट, अभी हम 10-15 लाख का ये सेल कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर में क्या होगा कि रॉ मटेरियल पहले आएगा, बाद में प्रोडक्ट का क्रोम करेगा, चमकाएगा, ये सब में टाइम लगता है। तो 15 से 20 दिन का वो साइकिल हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद हमारे पास आएगा, हमारे पास 25-30 दिन का हमारा साइकिल है, तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका साइकिल इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑल ओवर आप देखते हो तो प्रॉफिट इक्वल ही रहेगा। उससे अच्छा है कि उसके पास से प्रोडक्ट लिया और पैसा दिया, तो प्रोडक्ट आया हमारे पास, उसी दिन से 30 दिन में हमारा पैसा घूम जाएगा, और उसमें 60 से 70 दिन में हमारा पैसा घूमेगा। प्लस टेंशन अलग है, झंझट अलग है, सिर दर्दी अलग है। वो सब तो अलग ही, सिर्फ मैं ये घुमाने की बात मैं लेबर कर की रहा हूँ। टेंशन अलग, लेबर छुट्टी पे चले जाएगी वो टेंशन अलग, हाँ, फिर लेबर पे ध्यान रखना कि लेबर ढंग से काम कर रही नहीं कर रही वो अलग, फिर कभी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा वो देखना, रॉ मटेरियल सस्ता कहाँ से लाना है वो देखना है, रॉ मटेरियल जिससे ले रहे हो वो महंगा कर दे रहा उसको देखना। हाँ, तो क्या होगा कि सेल से फोकस हमारा हट के उधर पे डाइवर्ट हो जाएगा, तो ग्रोथ करने में बहुत परेशानी आएगी। तो अभी आप मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हो और बेच भी खुद रहे हो, राइट। तो ये दो चीज़ संभालना मतलब मुश्किल नहीं है क्या? मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारा उधर पे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पैकेजिंग का भी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पैकेजिंग भी खुद बनाते हो? पैकेजिंग भी हम खुद ही बनाते हैं, बट तीनों जगह पे हमने एक हाई लेवल का बंदा जो उसमें नॉलेजेबल है, वो तीनों जगह पे सेट किया हुआ है।
हमें सिर्फ उनसे प्रोडक्ट का इतना यूनिट इस जगह पे चाहिए, बस वैसा ही बोलना पड़ता है, बाकी पूरा सेटअप वो संभाल लेता है। तो 3 जगह लोकेशन है हाँ। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, हाँ। पैकेजिंग आपकी अपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की सारी अपनी है, तो तीनों जगह एक एक बंदा डिनोट कर रखा है। हाँ। अब आप उस बंदे से बात करते हो कि भाई ये इतना प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर से बात करी। लेबर का भी सारा वो संभाल लेता है, क्या उसको मटेरियल लाना है वो भी वो संभाल रहा है, सारा चीज़ वो संभाल रहा है। बट कल को अगर ये बंदा चला गया तो प्रॉब्लम होगी ना। बंदा नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसको सेट ही उसी तरह से किया है, वो कभी जाने वाला ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपने उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो हाँ, जो वो ज़रूरत है, सारी रिक्वायरमेंट हमने उसकी फुलफिलमेंट की है, तीनों की। तीनों की। तो अगर इन शॉर्ट समझे तो आपने एक लीडर ढूंढा, हम्म। वो लीडर आगे जाके सबको मैनेज कर रहा है। राइट। अगर बता पाए तो किसी को अगर एक अच्छा लीडर ढूंढना है जो उसकी पूरी टीम को मैनेज कर ले, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जो बंदा उसको ढूंढना है, वो पहले तो वो जो भी मैन्युफैक्चर है उसमें वो मास्टर होना चाहिए। राइट। और बाकी उसको टीम मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि भाई, और प्रोडक्ट से प्रोडक्शन टाइम पे कैसे निकालूँ वो नॉलेज होना चाहिए। बाद में आएगी उसकी रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि भाई, मान लो कि उसको पार्टनरशिप चाहिए, ये कुछ भी चाहिए, तो उसको वो देना पड़ता है ताकि लॉन्ग टाइम तक हमारा बिजनेस स्टेबल रहे और हमको उसमें परेशानी ना आए। तो आपने भी कुछ परसेंटेज दी है हाँ, दिया है ना, सबको दिया है, तीनों को? तीनों को दिया है। अच्छा, ताकि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी संभाल रहे हो। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मेरे को एक भी फ़ोन नहीं आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या इश्यू है। वो रात को 2 बजे भी जाना पड़ेगा तो वो बंदा जाएगा, मेरे को कॉल नहीं आएगा। शायद कंपनी जल गया तो आग बुझने के बाद मेरे को कॉल करेगा कि ऐसा प्रॉब्लम आया, आप बेफिक्र रहो, ज़्यादा माल का टेंशन नहीं है, बाकी मैंने संभाल लिया है। अच्छा, ओके, तो उतनी आपने उसकी नीड पूरी कर रखी है। हाँ। हाँ। तो कभी ये नहीं देखना पड़ता कि कल को मान लो रॉ मटेरियल की चोरी हो रही है, या प्रोडक्शन उतना नहीं आ रहा, लेबर की टेंशन हो गई, या सब मतलब बिजनेस में कहीं चोरी वोरी तो नहीं हो रही, ये सब तो देखना पड़ता होगा या नहीं? देखना पड़ता है। वैसा अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है, और मेरे ध्यान में वैसा अभी तक आया नहीं है कि ये बंदे ने इस तरह से प्रॉब्लम किया है। जो भरोसे वाला बंदा है वही हम रखते हैं, उसके पास नॉलेज कम है तो चलेगा, पर भरोसा होना चाहिए। ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान अपना कंपनी चला रहा है या कंपनी स्टार्ट कर रहा है, हम्म। अब उसको वहाँ प्रॉब्लम आ रही है लीडरशिप में, क्योंकि उसको सब कुछ खुद मैनेज ही करना पड़ता है शुरुआत में। अब उसको एक लीडर चाहिए जो उसकी कंपनी में एक टीम को संभाल सके, ताकि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना पाए, अच्छी हायरार्की सेट कर पाए। राइट। तो एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहले तो उसको जो वो लीडर ढूंढना है, पहले उसके फ्रेंड फैमिली में जो वो बहुत टाइम से पहचानता है, 10 साल 15 साल 12 साल से पहचानता है, वो एक कोई बंदा चॉइस करे। और उसको रियली में ज़रूरी है कि मीन्स के उसको अच्छा पैसा कमाए, उसका एक सपना है कि अच्छा पैसा कमाए और मुझे वो चीज़ की ज़रूरत है, वैसा ही बंदा उसको लाना चाहिए और उसको कमान देना चाहिए। तो अगर मैं समझूँ तो उसको एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। हाँ। दूसरा, उसको ज़रूरत होनी चाहिए, नीडी होना चाहिए। हाँ। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार होना काम कम आता हो बट ज़िम्मेदार ज़्यादा होना चाहिए। चाहिए। राइट। उसके अलावा भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी। अगर ये 4-5 क्वालिटी है तो तो ही कैन बी अ गुड लीडर। राइट। अब ये बिज़नेस आपने कितने पैसों से शुरू करा? आप नहीं मानोगे। अगर आप बोलोगे 500 रुपये तो नहीं मैं मानूँगा। अगर मैंने अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर आप समझो 40 से 50 हज़ार रुपया। वो भी किस चीज़ का? जो उसके लिए प्रिंटर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और ये ब्रांड वाले को बाद में पैसा देना पड़ा वो चाहिए। वो सब के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए मैंने पैसा दिए है, इन्वेंट्री के लिए मैंने पहले पैसे नहीं दिए बस है। 40,000 रुपये से? हाँ, 40 से 50 तो हज़ार। मतलब अगर मैं समझूँ तो लैपटॉप, हम्म। प्रिंटर, हम्म। उसके अलावा 10-11 हज़ार जो बोल रहे हो उस टाइम पे ट्रेडमार्क के दे दिए, या- मतलब सारा कुछ तो इक्विपमेंट में चला गया। सारा इन्वेंट्री में मैंने इन्वेस्ट किया ही नहीं था। इन्वेंट्री में जिस मैन्युफैक्चर से भी मैं मिला उनसे वैसे ही बात किया था, जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं इधर से ले जाऊंगा और वो मैं डिस्पैच करूंगा। राइट।
तो आपको है ना 5-5 10-10 पीस आपको स्टॉक रखने हैं। मेरे पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है और जगह भी नहीं है। तो उस 3 से 4 मैन्युफैक्चर से वैसे बात करके उसका प्रोडक्ट लगाया और उसी से ही स्टार्ट किया। तो ये गुजराती माइंडसेट में ही होता है क्या यार, कि मतलब पूरा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता है गुजराती, कि कम से कम पैसे रिस्क पे जाए हुँ। और धंधा स्टार्ट कर लूँ। नहीं मेरे को वैसा पैसे का वैसा नहीं था, पर तभी मेरी कंडीशन ही वैसी थी, आप समझो, अच्छा। कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट डाल ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मोबाइल के भी बहुत सारे लोन चल रहे थे, वो मैंने शॉप खरीदा था तो उसका भी इंस्टॉलमेंट चल रहा था। बाद में 1-2 पर्सनल लोन चल रहे थे। बाद में मैंने जो शॉप लिया था, उसमें मेरी वाइफ़ का मेरा गोल्ड सब बैंक में रखा था। तो वो भी सारा चल रहा था, तो मेरे उस टाइम आप समझो कि मेरी परेशानी बहुत थी। पर इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं था। बट बिना इन्वेस्ट का ही इस तरह से, और लोगों ने मेरे को बहुत प्यार भी दिया और सपोर्ट भी दिया कि आप धवल भाई चालू करो, आप टेंशन माल का मत लो, माल हम दे देंगे आपको। तो वो 2000 आप समझो ना कि 18-19 कोरोना टाइम वो मेरे लिए बहुत परेशानी वाला टाइम था। तो यहाँ पे आपने जो अप्रोच यूज़ करी रिलेशनशिप बिल्डिंग की, कि राइट। कैसे मैं एक अच्छा, एक कहता है ना व्यापार में ज़बान जितनी मीठी हो उतना अच्छा व्यापार चलता है। जो एक राइट। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कारोबार या व्यापार की, कि धंधे में ज़बान मीठी होनी चाहिए। और आप आज भी मैं जितने भी मैन्युफैक्चर के साथ काम कर रहा हूँ, तो उस पे उसको भी मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मेरे से आपको कोई परेशानी आज भी नहीं हुई है ना, हुई है तो मेरे को बताओ, तो आगे जाके मेरे को उसमें क्या चेंजेस करना पड़े वो मेरे को आइडिया है। क्योंकि मैं मेरे साथ रहते हैं उसको मैं पूछूंगा तो वो मेरा सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। पर जो मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ तो उधर से मेरे को एग्जैक्ट रिव्यू आएगा कि धवल भाई आपका नेचर कैसा है, क्या है वो सब। तो वही चीज़, मतलब अगर मैं समझूँ तो यहाँ से एक आप ओपन फॉर लर्निंग के हो, हम्म। मतलब अगर समझूँ तो यहाँ पे ओपन फॉर लर्निंग हो कि कुछ भी किसी ने फीडबैक दिया हम्म। तो मैं कैसे उसको अपनी चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करके राइट। बेटर कर सकता हूँ। दूसरा रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि मीठी ज़बान कैसे ला सकता हूँ, कैसे राइट। प्यार से बात करके हाँ। सामने वाले को एक अच्छा महसूस करा सकता हूँ, जिससे वो इंसान मुझे वैल्यू दे। ठीक है, जो एक नेचर होना चाहिए इंसान राइट। का। राइट। तीसरा, आप लॉन्ग टर्म को लेके सोचते हो। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म को लेके सोचता हूँ। चौथा, नेवर गिव अप। परेशानी कितनी भी हो बट वो हार नहीं किसी माननी। को बताना भी नहीं है कि परेशानी कितनी भी है अभी तो। उस टाइम मैंने किसी को भी नहीं बताई कि मेरे साथ इतनी परेशानी है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हो इसलिए मेरे अंदर से निकल रहा है, समझे आप। बाकी मैं बताता नहीं हूँ कि मेरे पास मेरी परेशानी कितनी है वो। तो मतलब जब परेशान हो, किसी को बताते भी नहीं हो, हम्म। तो कैसे वो चीज़ मेंटेन करते हो? नहीं, वो मेरा माइंड ही अब वैसे मैनेज कर लेता है कि भाई चलो जो हो गया वो जाने दो, वो बाद में सोच लेंगे, और अभी से ये नया काम जो करना है उस पे लग जाओ। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, हाँ। कि प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम नहीं सोचता, सॉल्यूशन सोचता हूँ। सॉल्यूशन सोचता है वो। पहले क्या है कि हमारा माइंड कैसा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा माइंड एक साथ चेंज नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे होके चेंज हुआ है। माइंड कैसे होता है, आप कुछ भी नया कर रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या मैं भी आपके साथ मिलता हूँ, तो मेरे को लगेगा यार नितिन भाई कैसा बंदा होगा। मैं तो अभी एक भी बार मिला नहीं हूँ, ये पहली बार मिल रहा हूँ, अच्छा होगा बुरा होगा, और माइंड क्या सोचेगा, बुरा ही सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। वो आपको भी एक्सपीरियंस होगा और हमारी जो ये सुन रहे हैं जनता उसको भी एक्सपीरियंस होगा। तो माइंड क्या होता है, पहले नेगेटिव चीज़ पे जाता है, कि नेगेटिव सोचता है कि भाई ये धंधा में मैं 5 लाख डालूंगा और जीरो हो गया तो मैं क्या करूँगा। और मेरा माइंड क्या है, मेरा भी पहले वैसा ही था। जब 2011-12 में जब मैं आया ना, तब भी मेरा माइंड वैसा ही था। पर वो धीरे धीरे मैंने डेवलप किया कि भाई परेशानी तेरे को नहीं देखनी है, तेरे को क्या देखना, सॉल्यूशन क्या है वो तू देख, परेशानी रहने दे। तो वो धीरे धीरे होके 3-4 साल में बिल्डअप हुआ, और बाद में वो परेशानी नहीं, ज़्यादा सॉल्यूशन ही ढूंढता है। मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ है कि आप जो देखना चाहोगे ना, वही आपको दिखेगा। राइट। अगर आप परेशानी देखोगे तो परेशानी दिखेगी, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहोगे तो तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिखेगा। दिखे। इनफैक्ट एक ऐसी छोटी सी कहानी है, जैसे एक लड़का है, उसको माँ ने कहा कि बेटा कमरे में से जाके ना
वहाँ से एक रोशनदान लिया। हम्म, रोशनदान मतलब जहाँ से पहले के ज़माने में चलता था कि अंधेरा चला जाता है, अंधेरा चला जाता है जब कुछ भी लाइट वाइट नहीं होती, तो वो रोशनी देने के काम आता है पहले के ज़माने में। तो वो लड़का गया, वो आगे अपने उस कमरे से निकला माँ को छोड़ के, और दूसरे कमरे में गया, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। तो बंद कमरे में वो देखने लग गया रोशनदान कहाँ है, रोशनदान कहाँ है, रोशनदान कहाँ है। उसने बहुत ढूंढा, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहा, नहीं मिला। बाद में माँ के पास आया कि माँ, रोशनदान तो नहीं है, कहाँ रखा है? तो माँ ने बोला बेटा रोशनदान वहाँ पे था ही नहीं। हम्म, तो कह रहा मम्मी फिर आपने भेजा क्यों था? तो माँ ने कहा मैं देखना चाहती थी कि तेरा दिमाग कैसा काम करता है। तो उसको वहाँ पे ये नहीं दिखाई दिया कि अंधेरा है, हम्म, मैं बिना किसी मोमबत्ती के, हम्म, बिना किसी लाइट की रोशनदान देखूंगा कैसे? तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास मोमबत्ती नहीं है, लाइट नहीं है, रोशनदान कहाँ देखूंगा। वो बस देखने चला गया कि रोशनदान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो आई थिंक ये सारा गेम है माइंडसेट का। माइंडसेट का। तो एक व्यापारी या एक बिजनेसमैन बोल लो, एक एंटरप्रेन्योर बोल दो, एक कारोबारी बोल दो, सब एक ही नाम है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। तो सारा गेम है माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट क्या है। जो इंसान दिन का 1,000 कमाता है, और जो इंसान दिन का 100 करोड़ कमाता है, हम्म, जो दिन का 1,000 करोड़ कमाता है, जैसे अंबानी और हाँ, ये एलॉन मस्क वगैरह हो गए, सब में सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। कर सब धंधा ही रहे हैं, सब राइट, बिजनेस कर रहे हैं, बट जो 1,000 दिन का कमाता है ना, वो 1,000 के हिसाब से सोचता है, और राइट, इसीलिए वो 1,000 कमाता है। और जो दिन का 1,000 या 10,000 करोड़ कमाता है ना, उसके वो सोचने का तरीका ही अलग है। अलग है। मतलब वो ऐसा सोचता है जो आप सोच नहीं सकते, रिस्क इतना बड़ा ले लेगा जितना लेने की या जितना सोचने की आपकी क्षमता भी नहीं होगी। और आई थिंक यही इंसान को बड़ा बनाता है कि आप अपने माइंडसेट पे कैसे काम कर सकते हो। राइट, माइंडसेट को उतना कैपेबल बना दो कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी घुटने टेक दे। राइट, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, आप बस ये सोचो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। अगर ये माइंडसेट डेवलप कर लिया इंसान ने, तो मैं कहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अनस्टॉपेबल हो, आप रुक ही नहीं सकते लाइफ में। राइट, बस ये माइंडसेट इंसान को प्रिपेयर करना है, एंड स्काई इज द लिमिट। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। मिलेगा। और मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन भी बहुत काम करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं ज़िंदगी में 4 साल में 5 साल में वो उखाड़ लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो माइंडसेट अगर आपने बना लिया, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको हेल्प करती है वो चीज़ अचीव करने में। आप डेली बोलते हो कि मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं कर लूँगा। नॉट मुझे करना है, मैं कर लूँगा, मैं अगले 5 साल में यहाँ पहुँचने वाला हूँ, अगले 5 साल में यहाँ बनने वाला हूँ। तो आपका माइंडसेट ना ऐसा ट्रेंड हो जाता है, ऐसा प्रिपेयर हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा ही बन जाते हो। आप डिसिप्लिन हो जाते हो कि 5 साल में ये करने वाला हूँ, तो प्रिपरेशन कर लेता हूँ फटाफट, और अपने माइंडसेट को बना लेता हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि माइंडसेट को कैसे बनाऊँ, कैसे एक बिजनेस माइंडसेट बनाऊँ, कैसे एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट बनाऊँ, कैसे मैं उस तरह से अपने आप को बनाऊँ कि मैं एक बड़ा आदमी बन पाऊँ, तो माइंडसेट प्रिपेयर कर लो। और माइंडसेट प्रिपेयर करने का सॉल्यूशन सिर्फ ये है, अपनी लाइफ में गोल समझ लो कि अगले 5 साल में यहाँ पहुँचना है, और खुद डेली लिखो एक पेपर पे कि अगले 5 साल में मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ, अगले 5 साल में मैं यहाँ पे हो जाऊँगा। तो आपका माइंडसेट वैसे ही खुद को ट्रेंड करना चालू कर देता है। आप फालतू की चीज़ों में अपना टाइम खराब करोगे ही नहीं, आप डिसिप्लिन हो जाओगे लाइफ में। आपकी बात सही है, वो एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है, वैसा नहीं है कि नहीं हुआ। पहले मेरा सापर वेरावड़, मैंने बोला ना लोकेशन है, पहले मेरा दुकान उधर पे था। बाद में मेरा शादी हुआ 2016 में। तभी मेरे को ये लोठड़ा, जो अभी लोठड़ा मैं बोल रहा हूँ ना, उस जगह से निकलना पड़ता है कि कभी वाइफ को छोड़ने के लिए, कभी लेने के लिए। तो मैं मेरी वाइफ से भी तभी बोल रहा हूँ कि इधर पे मेरे को एक दूसरा शॉप लगाना है लोठड़ा में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर लगाना है, वो फाइनल है। ठीक है, वो लोकेशन मेरे माइंड में बैठ गया था। बट वैसा टाइम आया कि उधर पे शॉप नहीं लगा, पूरी कंपनी उस जगह पे लग गई। क्या बात कर रहे हो? समझे आप? पहले मैं सापर वेरावल में था, और उसके बाद 2 से 3 साल पहले मैंने कंपनी उधर पूरी बना ली अपनी खुद की। तो ये कब मैनिफेस्ट करा था कि यार मैं यहाँ कंपनी बनाऊंगा अपनी? वो 17 के आसपास, 17-18 के आसपास। तो 17-18 में आपने मैनिफेस्ट करा कि यार मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। कंपनी का नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मोबाइल शॉप एक दूसरा करूंगा इधर पे। अच्छा, दूसरी मोबाइल शॉप हाँ, करूंगा। पर उसकी जगह पे पूरी उधर पे कंपनी हो गई।
तो ये राइट हुआ। और मैं सोचता भी हूँ कभी कभी कि भाई मैं जो सोचता हूँ ना वो 5 साल 6 साल के बाद होता ही है। मतलब और दिस इज समथिंग अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम्म, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन काम की नहीं है, भाई सच में काम करती है। आप सोच लो कि मुझे यहाँ पहुँचना है और यहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, और पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो चीज़ मिलाने में, बशर्ते आप उसकी तरह से काम भी शुरू कर दो। शुरू करो। आप वो रोड मैप बनाओ। काम काम करना कंटिन्यू ही रखना है, उसमें रुकना नहीं है, कुछ भी परेशानी आए। मतलब आप लग जाओ बस एक काम के अंदर, हाँ और सोच लो कि अगले 5 साल में मुझे यहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। अब बस लग जाओ, भूल जाओ दुनियादारी सब कुछ। हाँ। अगर आप लड़कियों से चैट करते हो तो भूल जाओ, आप लड़कियों के ऊपर टाइम स्पेंड करते हो तो भूल जाओ, आप कोई भी गेम करते हो, कुछ भी करते हो लाइफ में जहाँ पे आपका टाइम खराब होता है, वो सब छोड़ दो और बस अपने काम में लगे रहो। और ये सोच लो कि अगले 5 साल में मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ, पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो चीज़ आपको दिलाने 5 साल में। समझ लिया, भले 6 साल या 7 साल पर वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पहुँचोगे, मतलब आप अगर आपने हाँ, सोच लिया कि मुझे 5 साल में यहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ और बस अपने काम करते रहो, सब अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो लगे रहो, जाएगा, 5 साल लगे। नहीं होगा, 6 साल में होगा, 6.5 साल में होगा, 7 साल में होगा, बट होगा जरूर। सिर्फ सोचना नहीं है, करना है। करना है और लगे हम्म, रहो। हम्म। मतलब फिर ये तो फिर वही बात हो गई ना कि अगर आप सिर्फ सोच रहे हो तो आप शेख चिल्ली हो गए ना। शेख चिल्ली की तरह सपने क्या कहते हैं, ख्वाबी पुलाव पका रहे हो। पका रहे सोच रहे हो कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बट सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। आप सोच लो कि मैं पहुंच रहा हूँ और लग जाओ, लग जाओ। करते रहो। एंड मैं ये भी सोचता हूँ कि मतलब, या मैं ये कहूँ कि मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि ये सिर्फ आपकी ना मतलब सोचने करने से नहीं है, आपको उन लोगों के साथ रहना भी पड़ेगा। रहना भी पड़ेगा। अगर आप गरीब के साथ रहोगे तो गरीब वाला माइंडसेट रखोगे, अगर आप अमीर के साथ रहोगे तो अमीर वाला माइंडसेट रखोगे। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, वैसा वैसा ही आपका माइंडसेट ट्रेन हो माइंडसेट जाता है। इनफैक्ट इसीलिए जो जितने भी है ये आपका डीएलएफ की कमेलियाज है गुड़गांव में, 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ का वहाँ पे प्रॉपर्टी है, फ्लैट अपार्टमेंट ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 200-200 करोड़ की। और वहाँ पे रीज़न ये है कि वहाँ पे आप लंच कर रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, गोल्फ खेल रहे हो ऐसे इंसान के साथ जो खुद चार्टर्ड प्लेन में रहता है, जो गाड़ियों में नहीं घूमता, चार्टर्ड प्लेन में रहता है। तो आप ऐसे लोगों के साथ आपका माइंडसेट भी वैसा बन जाता है। बन जाता है। और हमें भी अंदर से वैसे होता है कि भाई हमें भी इन जैसे बनना है और ये इन जैसी लाइफ जीनी है। तो हम उसके लिए ट्राई करते हैं कि भाई हम इससे बेटर क्या कर सकते हैं, तो उधर से वो सारा चीज़ हमारा सॉल्यूशन तो होता वही है ना, जो इंसान चार्टर्ड प्लेन में जा रहा है तो आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा। है। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो गुंडा है या लुक्खा टाइप, या जो थोड़ा सा मतलब आवारागर्दी में ज़्यादा है, तो आप वैसी चीज़ें समझोगे। आप समझोगे कि जेब कैसे काटनी है, चोरी कैसे करनी है, किसी का पैसा कैसे लूटना है। वैसा आपके दिमाग नॉलेज में मिलेगा। आपका दिमाग ही वैसा बन जाएगा कि यार कि मैं गलत चीज़ों में जाएगा। राइट। तो आप जैसे इंसान के साथ रहोगे, बचपन में माँ बाप कहते थे ना, संगति इज द की, बेटा जैसे इंसान के साथ रहेगा तेरा तू वैसी बन जाएगा। और ये एक्चुअल में ये चीज़ काम हो रही करती है। काम करती है। तो क्या सच में छोटे से बजट से एक ब्रांड बन सकता है? वो डिपेंड करता है कि बजट कितना है। और जो सोशल मीडिया में बताते हैं कि भाई 10,000 में बिजनेस पॉसिबल है, तो क्या वो पॉसिबल है? मेरे हिसाब से पॉसिबल है। जैसे अभी मैं अगर एक प्रोडक्ट बताऊं, वॉलहुक है, जाके देखना इंडिया मार्ट पे 2.5 से 3 रुपए का मिलता है लगभग। ठीक है, 10 पीस लोगे तो 25 से 30 रुपए का पड़ेगा। ऑनलाइन देख लो कितने का बिक रहा है और कितनी सेल आती है, 1,000 2,000 5,000 पीस आराम से बिक रहे होते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, सीक्रेट प्रोडक्ट है, लोगों को कम पता है, मैश स्टिकर कहते हैं उसको, मैश स्टिकर। इंडिया मार्ट पर देख लो 2.5 2.5 3 3 रुपए का पड़ता है। 10 पीस लोगे तो कुछ 25 से 30 रुपए का पड़ेगा। ऑनलाइन देख लो अमेजोन पर जाके कितने का बिक रहा है और कितने पीस बिक रहे हैं मंथली। ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट हैं जो बहुत सस्ते आते हैं, लोगों को पता नहीं है जस्ट कि वो कहाँ से लेना है, और वो ऑलरेडी बिक रहे हैं और उन्हें बेचना कैसे है। तो आपको बस प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ से उठाना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो कहाँ बेचना है और बेचना कैसे है। ये बस पता चल जाए तो बहुत सेल है। आज की डेट में लोग लाखों करोड़ों की सेल कर रहे हैं। बस आपको वो प्रोडक्ट पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसमें डिमांड है और ट्रेंडिंग है। ये पता चल जाए तो कुछ भी पॉसिबल है।
हाँ, एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो बजट के हिसाब से, आपका कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के हिसाब से बजट के हिसाब से प्रोडक्ट सेट करना चाहिए, तो उस हिसाब से धीरे धीरे बिजनेस डेवलप हो सकता है। अगर 10,000 का बजट है तो वैसी प्रोडक्ट लाने पड़ेगी ना जो उस बजट के अंदर आ जाए, क्योंकि Right. अगर जब सेल आएगी तो रीस्टॉक भी करना पड़ेगा। राइट। तो रीस्टॉक का पैसे कैसे लाओगे? अभी 10,000 का बजट लेकर आप 1,000 का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आपको बेचना ही वो पड़ेगा जिसमें 100 रुपये के अंदर आ जाए, ताकि जब वो बिके तो मैं रीस्टॉक भी कर पाऊँ। बट बेचने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है, और उसमें रिटर्न्स कितने आते हैं। अगर ये पता होगा तो इंसान देख सकता है। और रिटर्न्स पता करने के भी बहुत तरीके हैं, हमने बतेरी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर की कौन से प्रोडक्ट पे कितनी सेल आती है और उसमें रिटर्न्स कितने आते हैं। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा इंसान को जानना चाहिए। तो जब आपने बिजनेस शुरू करा तब कितनी सेल आती थी और आज कितनी सेल आती है? स्टार्टिंग किया तब भी समझो ना कि पहला ऑर्डर मेरे को 3 महीने बाद मिला था। पहला ऑर्डर 3 महीने बाद? और हमने लास्ट साल 28 CR पे क्लोज किया, और ये साल हम 35 से 40 CR तक क्लोज करेंगे। पहला ऑर्डर 3 महीने बाद और आज 40 करोड़ की सेल करने वाले हो एक साल में। एक साल में तो मंथली लगभग निकाल रहे तो 3-3.5 करोड़ की सेल कर रहे हो। राइट। तो 3-3.5 करोड़ की जो मंथली सेल आ रही है, ये कहाँ कहाँ बेचते हो? अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट, 3 जगह पे। तो इन तीनों में कितना कितना सेल आता है? 50% अमेजोन पे है, 30% फ्लिपकार्ट में, और 20% है वो हमारी वेबसाइट पे है। तो 4 करोड़ का 50% यानी 1.5 से 2 करोड़ अमेजोन पे, 30% यानी 1.25 करोड़ के आसपास फ्लिपकार्ट पे, और बचा हुआ वेबसाइट पे। राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी लाइव दिखा दो लोगों को, जस्ट प्रूफ करने के लिए कि सच में अमेजोन पे आपकी 1.5 करोड़ के आसपास की सेल आ रही है, फ्लिपकार्ट पे 1.25 करोड़ की सेल आ रही है, और बची हुई वेबसाइट पे आ रही है, तो दिखा पाओगे? नहीं, दिखाई देते हैं ना, उसमें क्या है। तो एक बार दिखाओ जरा। जी, एक बार मैं भी वहां पे आ जाता हूँ और हाँ, एक बार आ देख जाओ। लेते हैं कि आपकी कितनी आ रही सेल, समझ लेते हैं एक बार। ये अमेजोन है। एक सेकंड, अमेजोन पे ये आपका कितना है? 1 जून से लेकर 30 जून तक, और यहाँ पे आ रही है 2.25 करोड़ की सेल। 1,74,82,286 रुपए, मतलब 2.25 करोड़ की राइट। अमेजोन पे सेल है 1 जून से 30 जून। राइट। इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 2.25 करोड़ की लास्ट मंथ की सेल है, जून की। लास्ट मंथ। ये आपका फ्लिपकार्ट है। हाँ। फ्लिपकार्ट पे आपकी 1 जून से 30 जून 1.5 करोड़ की सेल है, जी। और 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स आपने बेची है। मतलब दिन की अगर मोटा मोटी निकाले तो कुछ हो गई 600 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, और अमेजोन पे आ रहे हैं आपके 1,000 ऑर्डर इन अ मंथ। मतलब दिन के लगभग 30-35 ऑर्डर आ गए। नहीं, 20,000 ऑर्डर हुए हैं। हाँ, 20,000 ऑर्डर 20,000 ऑर्डर हुए हैं, तो मतलब दिन के 600 ऑर्डर अमेजोन पे भी आ रहे हैं। अमेजोन पे भी 600-650 ऑर्डर। उसके बाद वेबसाइट पे आपकी ये आ रही है 1 जून से 30 जून 16 लाख रुपए की सेल है वेबसाइट से भी। राइट। और मीशो से आपकी सेल आई है, ये आपकी आ रही है 42 लाख। 42 लाख रुपए की, 5,500 ऑर्डर। तो 42 लाख की मीशो से और 16 लाख की वेबसाइट से 58 लाख। 58 लाख और 1.5 करोड़ की फ्लिपकार्ट से 2 करोड़, और अमेजोन से 3.25 करोड़। जी। मतलब 3.25 करोड़ की मंथली सेल है। जी। जी। 3.25 करोड़ की मंथली सेल बाथरूम एसेसरीज के अंदर। हाँ, ये जेन्युइन ही है। 3.25 करोड़ की मंथली सेल है। आपके सामने ही है ना। मतलब ये तो, मतलब अगर 3.25 करोड़ की मंथली सेल है बाथरूम कैटेगरी के अंदर, तो मोटा मोटी 40 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो। राइट। खरीदते हैं ना, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत ही महंगा मिल रहा है, तो कस्टमर किधर आएगा? ई कॉमर्स पे ही आएगा। तो इधर पे क्वालिटी भी मिल रही है, और रिटेल मार्केट से थोड़ा कम में भी मिल रहा है। और घर पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप समझो तो ये ट्रैफिक कितना है, तो मार्केट कस्टमर को जाना भी नहीं पड़ेगा, और घर पे आके वो दे जाएगा बंदा। तो अगर कोई बाथरूम कैटेगरी में आज की डेट में बिजनेस करे तो सेल आएगी उसको भी? हाँ, आएगी 100%। तो कंपटीशन नहीं है इतना? नहीं, उतना कंपटीशन नहीं है।
अभी आज की डेट में आपका रिटर्न रेट कितना है और आप इसे मैनेज कैसे करते हो? आज लास्ट मंथ हमने चेक किया तो 5% के आसपास है कस्टमर रिटर्न, और आप समझ लो आरटीओ भी होता है जो कस्टमर के पास पहुंचा भी नहीं है, तो वो 7 से 8% है। बट नितिन भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इसमें रिटर्न करने का और क्या तरीका है? रिटर्न कम करने हैं। राइट। तो रिटर्न कम करने का डिपेंड करता है कि आप कहाँ बेच रहे हो। अमेज़न पे बेच रहे हो तो 5-6 चीज़ें हैं जो इंसान को पता होनी चाहिए। पहला, एफबीए कर दो, वेयरहाउस में रखवा दोगे तो कस्टमर का प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज नहीं होगा। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट बेचो जो रिटर्न्स कम आए, मतलब फ्रेजाइल वाले कांच वाच का सामान ना बेचो जो रास्ते में ना टूटे। तीसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चौथा, आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में होगा तो रिटर्न वैसे ही नहीं आएगा। पांचवा, अमेज़न के सेलर सेंट्रल पोर्टल के अंदर एक वॉइस ऑफ कस्टमर होता है, कम लोग देखते हैं जाके। वहाँ पे जाके देखो कि कस्टमर क्या कह रहा है, क्या वो कहना चाहता है, क्या उसको दिक्कत आ रही है, वो जाके चेक कर लो। छठा, अमेज़न के अंदर कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती है जहाँ से आप कस्टमर के डायरेक्ट नंबर, उनकी ईमेल निकाल सकते हो। हमारी टीम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए नंबर्स और ईमेल निकाल के देती है, जहाँ से आप जाके देख सकते हो, कस्टमर से पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है जिस वजह से वो रिटर्न कर रहा है। फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो अगेन फ्लिपकार्ट में फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट होता है, एफबीएफ में रखवा दो ताकि कस्टमर का प्रोडक्ट डैमेज हो ही ना। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी। तीसरा, अपने प्रोडक्ट की रेटिंग्स और रिव्यूज़ जाके चेक करो कि कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहा है, किस लिए रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्लिपकार्ट। मीशो पे अगर बेच रहे हो तो मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करो। ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करोगे तो अगर रिटर्न आएगा भी तो मीशो आपको क्लेम दे देगा, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ही इम्पॉर्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले अमेज़न का इंटरनल टूल है जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के रिटर्न्स आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगी तो कितना आएंगे। अमेज़न खुद दिखाता है कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के रिटर्न्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर के कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। अगर वो देख लोगे तो आपको पहले से ही पता होगा रिटर्न्स आएंगे या नहीं आएंगे। जी, ये जो आपने बताया वो सब सेलर के लिए और सब ब्रांड के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हम चेक करेंगे कि इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि रिटर्न कम आए। लोग एड्स में भाई लाखों खर्च कर रहे हैं फिर भी सेल्स नहीं आती, ऐसा क्यों होता है? नितिन भाई, वैसा नहीं, डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्ट है और कितना एड स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एड स्पेंड सबको करना पड़ेगा। पर बहुत बार मैंने सुना है बहुत सारे सेलर के पास कि वो 1 रुपया एड भी नहीं कर रहा है और उसको सेल आ रहा है। तो उसका कोई ट्रिक आपको मालूम है तो बताओ। बिना ऐड के सेल आती है। आपको पता होना चाहिए कि बिना ऐड की सेल लानी कैसी है। जैसे अगर मीशो पे बंदा काम कर रहा है तो मीशो पे सिर्फ सैटरडे संडे ऐड चलाओ और मंडे टू फ्राइडे कोई ऐड मत चलाओ, आपके ऑर्डर्स आएंगे। सैटरडे संडे ज़्यादा आपके कस्टमर्स होते हैं मीशो के ऊपर, उस टाइम पे आप ऐड चलाओगे तो आपके प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे जब लोग नॉर्मली भी सर्च कर रहे हैं ना आपके प्रोडक्ट को, और फिर भी आपके प्रोडक्ट की सेल आएगी, क्योंकि अगर आप हर टाइम ऐड चलाओगे ना तो आपके पोर्टल को ऐड की आदत पड़ जाती है। फिर मीशो आपके प्रोडक्ट को बिना ऐड के दिखाता ही नहीं है कस्टमर को। अगर अमेज़न पे बेच रहे हो तो पहले आप चेक कर लो कि उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है। अगर सब लोग टी शर्ट बेच रहे हैं, आप भी टी शर्ट बेच रहे हो, तो फिर तो आपकी सेल ऐड चलाओ या ना चलाओ आएगी ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो प्रोडक्ट ऐसा बेचो जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो फिर तो आप ऐड चलाओ मत चलाओ सेल वैसी ही आएगी। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड चलाना कैसे है। आज भी लोगों को ये नहीं पता कि ऐड चलाना कैसे है। फ्लिपकार्ट में भी सेम, अगर आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऐसा बेचो जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, बिना ऐड के भी सेल आएगी। प्लस दोनों में आप अमेज़न के अंदर जो अमेज़न का वेयर हाउस है एफबीए, और फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस है एफबीएफ, वहाँ रखवा दो। मल्टीपल वेयर हाउसेस में अपने प्रोडक्ट रखवा दो, आपकी सेल वैसी आ जाएगी। प्लस कंपटीशन कम होगा तो सोने पे सुहागा, जो सेल आ रही है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। और भी बहुत सारी तरीके हैं, हमने हज़ारों वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान वो सब देख ले तो वैसे ही वो समझ जाएगा। अभी सेल्स बढ़ाने की 3 ऐसी सीक्रेट ट्रिक जो 90% सेलर इग्नोर करते हैं। सेल बढ़ाने के लिए उसको एक तो पार्ट है एडवर्टाइजमेंट, वो स्टार्टिंग बेस पे ज़्यादा करना ही पड़ेगा उसको टॉप रैंकिंग पे जाने के लिए। बट तीसरा एक
ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन है कि कीवर्ड, कि कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा सेल आ रही है। वो भी कस्टमर को सेलर को चेक करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा सेल आ रही है, तो उस कीवर्ड पे ही एडवर्टाइज का ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और तीसरा है जो एफबीए में प्रोडक्ट भेजे, ताकि स्पीडली कस्टमर को मिले कि 2 दिन में, 1 डे में, तो कस्टमर का कन्वर्जन रेट उधर से इंक्रीज़ होता है और अमेज़न में विजिबिलिटी भी उधर पे ज़्यादा मिलती है। तो मतलब ये है कि पहला तो ऐड चलाओ, बट देख कर चलाओ, हुँ, ताकि नुकसान भी ना हो और सेल भी बढ़े। राइट, दूसरा वो कीवर्ड पे ऐड चलाओ जिस पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और जिस पे लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। राइट, तीसरा FBA, कि अमेज़न के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट को रखवा दो ताकि कस्टमर को जल्दी डिलीवर हो जाए और वहाँ से अमेज़न खुद आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्ट पुश करेगा। राइट। अभी आपकी वेबसाइट पे कितनी सेल आती है लगभग? मंथली 20 लाख के आसपास। 20 लाख रुपए की वेबसाइट से सेल आती है। हुँ, तो ये 20 लाख की सेल लाते कैसे हो? एक तो मेटा एड चल रहा है और ज़्यादातर हमारी मेटा एड से ही सेल आ रही है और ऑर्गेनिक अभी बहुत ही कम है उसमें। तो मेटा पे कितना ऐड चलाते होगे? 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख। 3 लाख रुपए का ऐड चलाते हो और 20 लाख रुपए की सेल आती है। राइट। यहाँ भी 6 से 7 का ROAS आता है हाँ, आपका। 6 से 7 का रोएस है। तो मेटा पे आपकी इतनी अच्छी सेल आ रही है, 3 लाख रुपए का ऐड चला रहे हो, 7 और 20 लाख की सेल आ रही है, तो उसके पीछे सीक्रेट क्या है? सीक्रेट वही है कि मेटा के एल्गोरिदम से चलना। तो मान लो कि अभी ज़्यादा कंटेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर से बार्टर कोलैबोरेशन करते हैं, उसको प्रोडक्ट देते हैं, वीडियो मंगवाते हैं और वो वीडियो हम मेटा पे चलाते हैं ताकि कस्टमर को ऑर्गेनिक लगे और प्रोडक्ट परचेस करें। ओके, और वेबसाइट कहाँ पे है? शॉपिफाई पे? शॉपिफाई पे है। अभी अगर किसी सेलर के बहुत रिटर्न्स आ रहे हैं, तो रिटर्न्स कम करने की 3 वो सीक्रेट ट्रिक जो हर सेलर को पता होनी चाहिए। एक तो जो कस्टमर का रिव्यू आया है उसको पढ़ो कि भाई प्रोडक्ट में क्या एग्जैक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम एक आप सॉल्व कर दो। और कस्टमर जब रिटर्न करता है तभी एक नोट भी लिखता है, कोई कस्टमर लिखता है, कोई नहीं लिखता। तो जो कस्टमर लिखता है वो नोट पढ़ो कि भाई ये कस्टमर को एग्जैक्ट उधर पे क्या प्रॉब्लम आया, क्वालिटी इश्यू में आया, सही रह नहीं रहा, तो वो सब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। बाद में पैकेजिंग, जो अभी बहुत सारे सेलर है वो नॉर्मल पैकेजिंग मीन्स के विदाउट ब्रांड पैकेजिंग डाल रहे हैं, तो पैकेजिंग भी इम्प्रूव करो कि ब्रांड का लोगो, ब्रांड वाले बॉक्स नहीं है तो ब्रांड का एक टेप, सेलो टेप आता है वो बनवा लो, तो वो उससे भी बहुत सारा रिटर्न कम हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर शॉर्ट में कर दे तो पैकेजिंग होनी होनी चाहिए ब्रांडेड वाली। हम्म, कस्टमर क्या रिटर्न डाल रहा है, क्या लिख कर डाल रहा है, वो देखो और उस चीज़ को दूर करो जिससे उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आगे कोई कस्टमर रिटर्न ना करे। राइट, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले से ही ऐसी ऐसी बना के चलो जिससे रिटर्न्स कम आए। कम आया। आज की डेट में एक ब्रांड बनाए या एक बिजनेस बनाए, दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रांड कुछ टाइम तक बिजनेस ही रहता है, पर ब्रांड कब बनेगा जब कस्टमर सामने से मांगेगा कि भाई मेरे को ग्लोक्सी का प्रोडक्ट चाहिए, तभी वो ब्रांड बनेगा। पर स्टार्टिंग हम बिजनेस समझ के ही काम करना चाहिए, ब्रांड अपने आप बन जाएगा। और क्वालिटी में खास ध्यान रखना चाहिए ताकि रिपीट कस्टमर वापस हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए, और रिपीट रेट जितना इंक्रीज होगा वैसे आपको समझना है कि हमारा ब्रांड बन रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपका ब्रांड बन रहा है। राइट। और रिपीट परचेज का डेटा निकालना तो कैसे निकालेंगे कि कितने लोग मेरा प्रोडक्ट बार बार रिपीट खरीद रहे हैं? मीन्स के जो वेबसाइट में हम सेल कर रहे हैं तो उसमें शॉपिफाई में एक डेटा निकलता है कि रिपीट रेट कितना है, तो उधर से हमको आइडिया आ जाता है कि इतना हमारा रिटर्न रेट है, रिपीट रेट है, तो उधर से ही हम नॉलेज कर सकते हैं कि रिपीट है। और अगर अमेजोन पे देखना हो कि रिपीट रेट क्या चल रहा है, तो कैसे देखें? नितिन भाई, अमेजोन की बात करूँ तो उसमें मुझे आइडिया नहीं है, पर उसमें आप ही मेरे को सजेस्ट करो कि किस जगह पे दिखेगा। तो अमेजोन के सेलर अकाउंट में अगर बंदा जाता है, कोई भी सेलर, तो वहाँ पे ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर जाके एक रिपीट परचेज बिहेवियर नाम की रिपोर्ट आती है। उस रिपीट परचेज बिहेवियर रिपोर्ट को जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको दिखता है कि कितने कस्टमर्स ने मेरा हर महीने प्रोडक्ट ख़रीदा है। अगर मान के चलो कि अप्रैल के अंदर मेरे 100 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर, लेट से ये मग है, ये मग को 100 लोगों ने ख़रीदा अप्रैल के अंदर, मई में कितने लोगों ने सेम प्रोडक्ट ख़रीदा है,
जून में कितने लोगों ने सेम प्रोडक्ट खरीदा है, जुलाई में कितने लोगों ने सेम प्रोडक्ट खरीदा है। एंड नॉट ओनली दिस, सेम कस्टमर ने क्या मेरा सिर्फ ये मग खरीदा है या फिर सेम कस्टमर ने मेरा पेन भी खरीदा है। तो सेम कस्टमर ने सेम प्रोडक्ट कितने टाइम तक खरीदा है, एक ये, और सेम कस्टमर ने मेरे डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट कितनी बार खरीदे और कितनी बार खरीदे, ये सब मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही में। और अगर रिपीट परचेज बढ़ाना हो अमेजोन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा सेम प्रोडक्ट हर महीने खरीदें, जैसे आप देखोगे ना ग्रॉसरी में लोग दाल चावल बेचते हैं, या फिर आजकल वे प्रोटीन बहुत चल रहा है, राइट। प्रोटीन बार बहुत चल रही है, बहुत खरीदते हैं, बहुत फिटनेस फ्रीक वाले खरीदते हैं, जिम वाले खरीदते हैं। तो अगर कोई इस नीश में है, दाल चावल में, ग्रॉसरी में, फिटनेस वाली कैटेगरी में, जहाँ पे उसके प्रोडक्ट की एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, अब वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट लोग हर महीने खरीदें अमेजोन के अंदर, तो कोई सीक्रेट ट्रिक पता है? नहीं, वो भी आप ही शेयर कर दो। तो अमेजोन में एक होता है सब्सक्राइब एंड सेव। सब्सक्राइब एंड सेव में क्या होता है कि आप अमेजोन के अंदर कस्टमर को दे देते हो कि 10%, 15%, 20%। अब उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर को बोलते हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट तू हर महीने खरीद ले, और हर महीने जब खरीदेगा तो मान के चलो अगर ये पेन है, ये पार्कर का पेन है, मान लो लेट से ये 1000 रुपये का पेन है, तो मैं अपने कस्टमर को दिखाऊंगा कि भाई अगर तू सेम पेन हर महीने खरीदेगा तो मैं 1000 की चीज़ तेरे को 900 में पड़ेगी, 10% ऑफ मिलेगा या 20% ऑफ मिलेगा। तो 1000 का तू आज खरीद रहा है बट अगली बार तेरे को 800 का पड़ेगा। तो यहाँ से तो कस्टमर बार बार खरीदता है। सब्सक्राइब एंड सेव है, उसमें ये हो जाता है तो कस्टमर के पास कोई कूपन कोड जाता है या फिर तो वहीं पे सब्सक्राइब कर देता है। मान लो आपने सब्सक्राइब एंड सेव पे क्लिक करा और आपने कहा ये 1000 का पेन है, मैं हर महीने लूंगा या हर 2 महीने में लूंगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1000 की चीज़ आपको 800 में मिलेगी, और आपको क्या मिला, एक लॉयल कस्टमर मिल गया। राइट। संभव मतलब आप एड चलाते हो, सेम कस्टमर आपका बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, यू नेवर नो। बट सब्सक्राइब एंड सेव से क्या हो गया, आपने सेम कस्टमर को लिमिटेड मार्जिन दे दिया। जैसे मान लो ये चीज़ आपको 500 की पड़ी, आप बेच रहे हो 1000 रुपये की, ऐड में चला लो, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, नो, यू नेवर नो। बट यहाँ पे क्या करा, आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% एड्स में चलाने से अच्छा आपने कस्टमर को दे दिया कि भाई तू हर महीने मेरा ये प्रोडक्ट खरीद ले, और जब भी तू खरीदेगा तेरे को 20% ऑफ मिलेगा। तो वो हमारा एक रिपीट कस्टमर बन गया, वो लाइफ टाइम तक वो जुड़ सकता है। नॉट ओनली रिपीट कस्टमर बनेगा, सेम कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगा। अभी वो बार बार खरीदेगा, इसका मतलब उसको आपकी आदत लग चुकी है। राइट। अब आदत लग गई तो वो लोगों को बताएगा, यार मैंने ना ये वाला शेक पिया है या मैंने ये वाला प्रोटीन लिया, बहुत बढ़िया है, हर महीने लेता हूँ। राइट। तो वो खुद कस्टमर आपका प्रमोटर बन जाता है, आपकी खुद मार्केटिंग करेगा, 4 लोगों को खुद बताएगा कि भाई मैं हर 2 महीने में ये खरीदता हूँ, बढ़िया प्रोडक्ट है, 1000 की चीज़ 800 में पड़ती है। वो खुद जाके बताएगा, वो खुद आपकी मार्केटिंग करेगा। ये नितिन भाई, ये जो सारे कस्टमर ये देखेंगे ना तो उसको ये आइडिया बहुत ही बेटर लगेगा और सेल ग्रोथ करने में भी बहुत हेल्प करेगा। हाँ मतलब कोई भी अगर इस कैटेगरी में है, रिपीट परचेज वाली में, सो आई थिंक उसको ये चीज़ करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। अभी ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? वो पूरा सिंपल है, amazon.in पे जाओ, बेस्ट सेलर देख लो, उसमें लाखों प्रोडक्ट है और उधर से आप चॉइस करके वो चेक कर सकते हो। और उसके अलावा कोई ट्रिक है तो आप बताओ। इसके अलावा बहुत बढ़िया चीज़ है जो लोगों को आज भी नहीं पता, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 99% सेलर को नहीं पता। सबसे बढ़िया, आप अपने अमेजोन के सेलर अकाउंट में जाओ, उसके बाद वहाँ पे आता है ग्रोथ के अंदर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, उसमें जाओ, जो भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको बेचना है वो वहाँ पे डालो, वो दिखाएगा एग्जैक्टली, अमेजोन खुद दिखाता है वहाँ पे कि कितने ज़्यादा सेल आ रही है, कितनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट बिक रहा है, प्लस सबसे बड़ी बात, उस प्रोडक्ट का रिटर्न रेट कितना है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को मंथली रिटर्न करते हैं। समझ गया। तो रिटर्न भी उधर से ही हमको आइडिया, रिटर्न भी अमेजोन दिखाएगा, कितना बिक रहा है वो भी दिखाएगा, उसकी डिमांड कितनी है वो भी दिखाएगा, मंथली कितना ग्रो हो रहा है वो भी दिखाएगा, सब कुछ अमेजोन दिखाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी आंखें कितनी खुली रखते हो। देखो अमेजोन में ना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बाकी आप भी जानते हो अमेजोन में क्या है कि आपको बस पता होना चाहिए कि बिजनेस बिल्ड कैसे करना है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, जस्ट आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वो चीज़ इंसान फॉलो कर ले तो सब कुछ आपके सामने है। राइट।
अभी अगर कोई पॉडकास्ट ये कोई गांव से देख रहा है या छोटी सी सिटी से देख रहा है हम्म। और उसको एक ऑनलाइन बिजनेस करना है और उसके पास 20 से 30 हज़ार है, तो कैसे करे? नितिन भाई, उसमें 3 ऑप्शन है। एक तो पहला वाला ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जो अभी बहुत सारा ट्रेंड में चल रहा है कि ड्रॉप शिपर ढूंढो, उधर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से प्रोडक्ट लिस्ट करके वो उधर से ही शिप कर देगा। दूसरा है जो मैंने किया था कि मैन्युफैक्चर से बात करो, उसको थोड़ी इन्वेंट्री रेडी रखने को बोलो और ऑर्डर आता है तो आप ला के वो शिप कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि अमेज़ोन पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ढूंढो जो फटाफट स्पीड से सेल होता है, और वो प्रोडक्ट इंडिया मार्ट से ढूंढो। 5-10 हज़ार की इन्वेंट्री लेके और उसको सेल करो, और सारा फ्लो देखो कि किस जगह से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है तो उसको फ्लो करो। मतलब अगर समझे तो पहले तो ड्रॉप शिपिंग, कि हम्म। ड्रॉप शिपिंग जो सप्लायर होगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उसको बता दोगे, वो आपके बिहाफ पे कस्टमर को शिप कर देगा, राइट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। राइट। दूसरा आपने बोला कि जैसा आपने करा, कोई भी मैन्युफैक्चरर ढूंढा, उसे बोला भाई अपने पास इन्वेंट्री रख के चल, हम्म। या 5-10 हज़ार की उससे इन्वेंट्री ले ली, हम्म। और उसके बाद जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया तो आपने कस्टमर को शिप कर दिया, या मैन्युफैक्चरर से लेकर आ गए फटाफट अगर आसपास रहता है तो। राइट। अगर मैन्युफैक्चरर मिले ही ना तो लोकल सिटी में तो फिर इंडिया मार्ट पे चले जाओ, वहाँ पे हज़ारों सप्लायर मिल जाएंगे जो आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे। राइट। और वहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी है, इंपोर्टर भी है, होलसेलर भी है। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि बात करनी कैसे है, राइट। और आप पहचान लो और उससे सामान माल ले लो। तीसरा, जो भी बेस्ट सेलर कैटेगरी में आता है अमेजोन में, वहाँ से प्रोडक्ट लेकर आ जाओ। सारे ट्रेंडिंग होते हैं, सारे बिक्रे होते हैं, उन प्रोडक्ट को लेकर आओ, बेचना चालू करो। मैन्युफैक्चरर पकड़ो, ड्रॉपशिपर पकड़ो, वो आपको इन्वेंट्री दे देगा और आप बेचना स्टार्ट करो। फिर बेचने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों पे चले जाओ। जहाँ ज़्यादा सेल आ रही है वहीं पे फोकस करो और बड़ा बिजनेस बनाओ। राइट। तो पर सबसे ज़्यादा काम अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट पे करना सही है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। स्टार्टिंग बेस पे, क्योंकि मीशो पे रिटर्न का इश्यू ज़्यादा आ सकता है। तो मीशो पे आपके रिटर्न आते हैं? रिटर्न है उसमें उसमें मान लो ना कि 10 से 12% रिटर्न, 10 से 12% ज़्यादा नहीं, वो भी कमी है। ज़्यादा नहीं। पर कैटेगरी के हिसाब से पहले मीशो में रिटर्न चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मीशो पे लोग कहते हैं कि सस्ते कस्टमर आते हैं, बहुत रिटर्न्स आते हैं, उनको सस्ता ही प्रोडक्ट चाहिए। तो उसमें क्या है कि सभी कैटेगरी का उसमें रिटर्न अलग अलग है। मान लो कि अभी हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका 20 से 25% रिटर्न गया, कस्टमर रिटर्न, तो हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। तो उसको जो सारा गेम है वो रिटर्न पे है। रिटर्न जितना कंट्रोल में रहेगा उधर पे प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। अभी रिटर्न इंक्रीज हो गए स्टार्टिंग बेस पे, तो उसको कोई प्रॉफिट बन ही नहीं सकता। तो उसको पहले मीशो पे वो चेक करना पड़ेगा, लिमिटेड उसके पास फाइनेंस है तो ज़्यादा रिटर्न आया तो वो प्रॉफिट भी नुकसान सारा झेलना पड़ेगा वैसा। नहीं, बट अगर मीशो पे बहुत रिटर्न्स आते हैं, लोग कहते हैं हम्म। कि भाई मीशो पे सस्ते कस्टमर ही है, नहीं उनको नहीं सस्ता प्रोडक्ट ही चाहिए, तो आप भी सस्ता बेचते हो क्या? नहीं, मैं सस्ता नहीं बेचता हूँ ना। मेरा प्रोडक्ट ही मान लो एवरेज सेलिंग प्राइस ही 1100 के आसपास है। 1100 रुपये का एवरेज सेलिंग प्राइस है। हाँ, 1100 रुपये का एक प्रोडक्ट का प्राइस है एवरेज के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से। और ये मीशो पे बेचते हो हाँ, मीशो पे सेल और होता है, बिकता भी है? बिकता भी है। कितनी सेल आती है मीशो पे? मीशो पे अभी लास्ट 3 से 4 महीने से स्टार्ट किया है, तो अभी 30 से 35 लाख की सेल उधर पे है। 30-35 लाख रुपए की लास्ट 3-4 महीने में से आ रही है? हाँ, सिर्फ 3-4 महीने ही हुए स्टार्ट करे हुए? 3-4। 1100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो और 35 लाख की सेल ला रहे हो, राइट। और रिटर्न कितना है? 10 से 12%। सिर्फ 10 से 12%। राइट। तो भाई ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग महंगा प्रोडक्ट को भी खरीद रहे हैं? हम क्वालिटी दे रहे हैं ना, कस्टमर को जो एक्चुअल में चाहिए वही दे रहे हैं। और फोटोग्राफी जो मैंने बोला कि फ़ोटो से अच्छा प्रोडक्ट तो हमारा हाथ में आएगा तभी लगेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे बेचो, अच्छा बेचो, तो रिटर्न आने का चांस बहुत ही कम है। ओके, तो महंगा भी कस्टमर खरीदते हैं मीशो पे, ऐसा नहीं कि सस्ता ही खरीदते हैं। नहीं, महंगा भी खरीदते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में बेच रहे हो। राइट। अगर किसी को मीशो पे महंगा बेचना है और सेल बढ़ानी है, कोई सीक्रेट ट्रिक है आपके पास? मीशो पे जो महंगा प्रोडक्ट बेचना है तो पहले उसका थोड़ा मीशो पे रिसर्च करना पड़ेगा कि कितने लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जो नहीं बेच रहे हैं तो हमारा सेल आना वो फाइनल ही है, क्योंकि उधर पे कंपटीशन बहुत कम है।
और उसमें मल्टीपल लिस्टिंग करके सेल इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टीपल लिस्टिंग, हम्म, मतलब अगर ये पेन को मैं मीशो पे बेच रहा हूँ हम्म, तो मैं इस पेन की इमेज चेंज कर करके हाँ, बहुत सारी लिस्टिंग बना दूँ, राइट, तो इससे मीशो आपके एल्गोरिदम में इस लिस्टिंगों को पुश करता है। हाँ, पुश करता है। तो अगर मैं सेम पेन को एक बार नहीं 10 बार 20 बार लिस्टिंग करूंगा तो मीशो मेरे प्रोडक्ट को पुश करेगा, राइट, मेरी सेल बढ़ेगी। इंक्रीज होगी हंड्रेड सच में काम परसेंट करती है हाँ, चीज़। सच में काम करती है। अरे वाह, मतलब बस लिस्टिंग करनी है सेम प्रोडक्ट की, बस इमेज चेंज लिस्ट करते रहो। इमेज चेंज करना, लिस्टिंग करना, क्योंकि मल्टी पे ज़्यादा लिस्टिंग आप नहीं करोगे, और ज़्यादा लिस्टिंग सेम फोटो पे की तो आपकी वो लिस्टिंग वो ब्लॉक में डाल देगा। तो फोटो चेंज करके मल्टीप्ले लिस्टिंग करनी है, इसलिए सेल हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ। ओके, तो वहाँ से मीशो पे सेल भी आएगी और बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचोगे तो रिटर्न्स भी नहीं आएंगे। रिटर्न भी नहीं आएगा। और रिटर्न कम करने के लिए लोग मीशो पे ब्रांडेड पैकेजिंग बेचते हैं। आप भी ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करते हो? हाँ, ब्रांडेड पैकेजिंग मीन्स के मीशो का वो बैग आता है जो डबल स्कैन होता है, हमारे लेबल के साथ वो जॉइंट होता है। अभी मान लो बैग के बिना कस्टमर रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो उधर से वो रिटर्न का बहुत इश्यू सॉल्व हुआ है, और क्लेम भी हो जाता है। रिटर्न में कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट आया तो वो बैग के साथ होगा तो वो क्लेम अप्रूव कर देंगे। तो प्रोसेस क्या है इसका? मतलब पहले आपने ब्रांडेड पैकेजिंग में डाल दिया, हम्म, फिर कोई क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करना पड़ता है? हाँ, QR तो प्रोसेस बताओ इसका एक बार शुरू से। मीन्स कि हम ऑर्डर टैब में जाएंगे, उसमें स्कैन एंड पैक का आएगा। पहले सारे ऑर्डर की प्रिंट निकलेगी, बाद में पैकेजिंग होगा, ये ब्रांडेड पैकेजिंग में अंदर पैक होगा। उसके बाद ऑर्डर पे जाके स्कैन एंड पैक नाम का एक ऑप्शन है, वो स्कैन करके दोनों जो बैग में है स्कैनर वो और हमारा ट्रैकिंग आईडी है वो दोनों स्कैन करना पड़ेगा, तो वो दोनों जॉइंट हो जाएगा। तो जब तक कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तो दोनों साथ में ही पहुंचेगा। अभी उधर से उसको रिटर्न लेना है तो दोनों साथ में ही लेना पड़ेगा, कोई एक चीज़ नहीं होगी तो कस्टमर रिटर्न नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज़, पहले क्या होता था मीशो में कि इधर से प्रोडक्ट जाता था तो कभी कभी कुरियर बॉय भी फ्रॉड कर देते थे कि प्रोडक्ट अंदर से चेंज कर देते थे। तो अभी जो वो कुरियर बॉय जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम इसमें से सोल्व हो गया। ओके, तो तो ये स्कैन कहाँ से करते हो? फ़ोन से करते हो? फ़ोन से करते हैं। फ़ोन से स्कैन करते हो, मतलब फ़ोन में मीशो का लॉगिन पोर्टल लॉगिन कर लिया, हाँ। सेलर पोर्टल, वहीं पे ऑर्डर्स में गए हुँ, और वहाँ पे स्कैन करके ऑप्शन आएगा, हुँ, वहाँ से स्कैन कर लो, वो आपकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह अपने आप कैप्चर कर लेगा। फिर जब कस्टमर रिटर्न करेगा सेम प्रोडक्ट को तो वो देखेगा कि सेम ट्रैकिंग आईडी है या नहीं है। हाँ, अगर है तो वो सेम प्रोडक्ट को लेकर आएगा, अगर नहीं है तो नहीं लेकर आएगा। नहीं लेके और लेकर आएगा तो आपको देखना है कि उसमें सेम प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला। नहीं मिला। सेम मिला तो रख लो, नहीं मिला तो वीडियो बना के मीशो उसका में क्लेम अपलोड कर दो, फिर मीशो आपको क्लेम दे देगा। राइट। ओके, और ये ब्रांडेड पैकेजिंग कहाँ मिलती है? वो मीशो के पोर्टल पे ही मिल जाती है। उसने जो ऑर्डर के अंदर जाएँगे तो उधर पे ही एक ब्रांडेड पैकेजिंग का ऑप्शन दिया है, तो उसमें क्लिक करेंगे तो उसके पास 7 से 8 सप्लायर है। तो वो जो आपके नज़दीक पड़ता है और जिसका प्राइस सही है उससे आप मँगवा सकते हो। अभी धवल भाई, अगर मैं ये कुछ यहाँ पे 85,000 रुपये हैं, अगर ये 50,000 मैं आपके हाथ में दूँ और कहूँ कि इस 50,000 से आपको एक ऑनलाइन बिजनेस बनाना है, तो कैसे बनाओगे? 50,000 नितिन भाई बहुत है, 20,000 में बिजनेस बन सकता है। 20,000 में बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। कैसे बनाओगे? ठीक है, पहला पॉइंट कि जो प्रोडक्ट हम लाए वो डिमांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए और कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि जो प्रोडक्ट लाओ वो कम प्राइस का होना चाहिए ताकि उसका सेल इंक्रीज हो तो रीस्टॉक करने में आसानी हो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिटर्न, कि वो प्रोडक्ट का रिटर्न नहीं होना चाहिए। और रिटर्न जो ज़्यादा आ गया तो 10,000 कमाने की जगह पे वो हम लॉस में चले जाएंगे। तो रिटर्न ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ना हो वो इम्पोर्टेंट है। रिटर्न हो गया तो सारा पैसा रिटर्न में चला जाएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद लोग मिस कर जाते हैं। राइट। तो रिटर्न ना होने का तरीका क्या है? मतलब नॉन रिटर्नेबल बेचे फिर? हाँ, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी ढूंढे और उसको ही सेल करें। तो कुछ नॉन रिटर्नेबल आइटम पता है आपको? हाँ, पता है, 1 से 2 आइटम मैं बताता हूँ। जैसे कि टफन ग्लास है, मोबाइल एसेसरीज में टफन ग्लास, तो वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। तो उस जगह पे जाओगे तो 2-3 और वैसी कैटेगरी है कि जो नॉन रिटर्नेबल है।
आई थिंक और भी बहुत सारी, जैसे सॉक्स हो गई, विमेन लॉन्जरीज हो गई, पैंटीज वगैरह हो गई, राइट। सीड्स हो गए, जो प्लांट के सीड्स होते हैं, हाँ। ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट आई थिंक जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं, होम एंड किचन में आते हैं, होम एंड डिकॉर में आते हैं। बहुत प्रोडक्ट है, अनगिनत प्रोडक्ट है जो नॉन रिटर्नेबल है, मतलब कस्टमर रिटर्न ही नहीं कर सकता चाह कर भी। तो अगर तो वो बेचे गए तो दिक्कत नहीं तो आएगी। वो बेचे गए तो दिक्कत नहीं है, तो 20,000 में बिजनेस हमारा ग्रोइंग होगा। आगे जाके भले आप कैटेगरी ऐड करो रिटर्न टेबल, पर स्टार्टिंग में नॉन रिटर्न टेबल कैटेगरी आज के टाइम में ज़रूरी है। तो जफर भाई एक चीज़ बताओ, ये तो मैं रख लेता हूँ। तो एक बिजनेस माइंडसेट में और एक जॉब माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? बिजनेस माइंडसेट क्या है कि वो रिस्क ले सकता है, और जॉब माइंडसेट है वो पहले सिक्योर होता है कि भाई इतना तो मेरे को इनकम बचना चाहिए तो ही मैं स्टार्ट करूँगा, पर वो उस हिसाब से वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता। अब जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? इसमें वही देना चाहेंगे कि आप जॉब के साथ ये बिजनेस भी स्टार्ट करो। जो 5 दिन जॉब में है तो 2 दिन बाकी का मिल रहा है, तो 2 दिन में ये धीरे धीरे ये बिजनेस डेवलप करो। तो उसके साथ क्या होगा कि आपका एक साइड में बिजनेस हो जाएगा और आप कैपेबल हो जाओ कि 60-70 हज़ार रुपये इधर से मिल रहा है, तब आप जॉब छोड़ सकते हो। बट कई बार लोग सोचते हैं कि यार जॉब भी करो, बिजनेस भी करो, मेरी पर्सनल लाइफ तो ख़त्म हो गई, जो लड़कियों जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, उससे चैट कर रहा हूँ वो रह गया, या मुझे जिम जाना है, मुझे वो जाना है, मेरी पर्सनल लाइफ तो ख़त्म हो गई। पर्सनल लाइफ उसमें बनेगी, ख़त्म नहीं होगी। आगे का 2 से 3 साल वैसा होगा, पर फ्यूचर है वो बहुत बेस्ट हो जाएगा कि आप पूरे टाइम फैमिली के साथ रह सकते हो। तो मतलब अगर आज का टाइम में मेहनत कर लो हम्म। और ज़िंदगी भर या तो ऐश कर लो, या फिर आज ऐश कर लो और ज़िंदगी भर मेहनत करो, आ, क्या दो पिक करना है वो इंसान को देखना पड़ेगा। इंसान को देखना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी भर ऐश करनी है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ज़िंदगी भर मेहनत कर रही है तो हम्म। करो फिर ऐश। हाँ, फिर तो पूरी ज़िंदगी है ही पूरी गधा जिंदगी मजदूरी। पड़ी है। ठीक है। तो धवल भाई थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक्चुअल में वैल्यू मिले और वो एक्चुअल में अपना बिजनेस बिल्ड कर पाए। बहुत चीज़ें आई थिंक बहुत चीज़ हमने बात करी है, बहुत इंसाइट शेयर करी है, रिटर्न्स, एड्स, प्रोडक्ट। अभी इसके बाद आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, इस पूरे पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कमेंट में करिए। आई विल पर्सनली ट्राई टू सर्व यू इन अ वे कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत ना आए। कोई भी परेशानी आ रही है, जहाँ भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आप कमेंट्स के अंदर बताओ एंड वी विल ट्राई टू सर्व यू। हो सकता है कि रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाए, बट रिप्लाई ज़रूर करेंगे ताकि आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को हम दूर कर पाएँ। जी। धवल भाई थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू। आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग जर्नी अहेड। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलकर सीखने के बाद। ठीक चलिए है नितिन, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा चलिए भाई, लगा और थैंक यू, बहुत कुछ थैंक यू जानने सो को मच। मिला।